तो शुक्र है कि क्रिसमस के दिन पे कायदे से हम पैदा हुए, वरना तो इनको क्रिसमस की छुट्टी भी नहीं मिलनी थी ना। राशिद रहमान को गोलियां मार दी थी, तो लॉयर्स और जजेस को खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो भी सेफ नहीं है। बचपन में हमें ऐसे लिखवाए जाते थे, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो अगर कोई हिंदू बच्चा बैठा है वो बोलेगा मैंने कोई ऐसे लिखा ही नहीं, तो मैं तो बन ही नहीं सकता ना इस मुल्क में। शिकारपुर का शेख हूँ मैं। फिर अभी जाना चाहिए इनके पास। इनके पास आम होते हैं, बाग, आम के बाग इनके पास। मेरे पास नहीं है, एक टुकड़ा ज़मीन का नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं मिला मुझे। वो तो फिर आप पे सही इल्ज़ाम लगता है ना, कुछ था नहीं, सारा आपने ये नून लीग से बनाया। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। माइनॉरिटी राइट्स मार्च के फाउंडर्स हमारे पास आए हैं, तो मैंने सोचा इंक्लूसिव होके सारी ग्रीटिंग्स हम लोग कर लें। शलोम पास्टर गजाला, हाउ आर यू डूइंग? शलोम, वी आर डूइंग नॉट गुड बट गुड। आपसे मैंने ऑफलाइन भी जब पूछा था आप कैसी हैं, तो आपने बोला पाकिस्तान में जैसे होते हैं वैसे ही हैं, तो हम भी वैसे ही हैं, भीगे भागे बारिश में से पॉडकास्ट कर रहे हैं। भैविश कुमार भी हमारे साथ है, पास्टर गजाला को तो हमारी ऑडियंस जानती है। दोनों माइनॉरिटी राइट्स के ऑर्गेनाइजर्स हैं, फाउंडर्स हैं। भैविश, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो वैसे तो हमारी पॉडकास्ट आर नोन टू बी अनस्ट्रक्चर्ड, लेकिन शायद आज थोड़ा स्ट्रक्चर लेकर आते हैं। डिमांड बाय डिमांड चलते हैं। पहली डिमांड क्या है आप लोगों की? पहली डिमांड हमारी है मिसयूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉ, वेरी स्ट्रेट एंड वेरी एक्टिव। अभी तो आप सोच रहे हैं कि आप लोग पहली ही डिमांड करें तो मार्च बंद हो जाए, उसके आगे बात जाए ही ना? नहीं, हम बंद नहीं करना चाह रहे, हम स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ पे रिस्क लेकर बात करना चाह रहे हैं। तो अब ये एक ऐसा इशू है कि मुसलमान भी इस बारे में बात करने से डरते हैं। आप लोगों की तो लाइफ मतलब एक एग्जिस्टेंस ही ऑलमोस्ट ब्लास्फेमी है, कहीं मोस्टली तो मिसयूज़ ही हो रहा होता है। कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, कोई मसला हो, किसी ने शादी मना कर दी हो, फ़ौरन ब्लास्फेमी लगा दी जाती है। तो एक प्लेटफॉर्म से ये बात करना ज़ाहिरी बात है रिस्की है काफ़ी। तो आप लोग कैसे इसकी मैसेजिंग कर रहे हैं कि आप लोग भी सेफ़ रहें? वैसे तो पाकिस्तान में खुदा ही पता कौन सेफ़ है कौन सेफ़ नहीं है, और जो बात ज़रूरी है वो भी बात की जाए। देखिए, हमने पिछले साल भी माइनॉरिटी राइट्स मार्च, पहला मार्च किया था, और जो सबसे ज़्यादा स्लोगन्स और पोस्टर्स आए थे वो था स्टॉप मिसयूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉज, और बड़ी खुल के बात की थी, और पिछले साल से हमने स्पेस क्रिएट कर दी थी। यकीनन ख़तरा है, हर तरफ से हमें बार बार कहा जाता है। एक बात तो क़यास बिल्कुल क्लियर है कि हर जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान है वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझता ना, वो किसी वक्त भी मर सकता है, किसी भी रीज़न के तहत मर सकता है। तो हम तो हर वक्त मौत को उठा के फिरते हैं ना, अपने सोच में भी, अपने जिस्म में भी, अपने कामों में भी। तो हम जो ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ कोर मेंबर्स हैं, हमारी आपस में अक्सर बात होती है, हम ख़ुद भी एक दूसरे को ज़रूर कहते हैं प्लीज़ थोड़ा संभल के बात करना, लेकिन हमने ये सोचा हुआ है मरना तो किसी वक्त भी है यहाँ पर, तो कुछ करके मर जाए ना, कोई बात करके मर जाए। ये हसरत तो न रहे कि किसी ने कुछ बोला ही नहीं। हक के लिए बच्चे को भी बोलना पड़ता है। तो हम तो ग्रोन अप्स हैं, हम तो रियलाइज़ करते हैं, हम सेंसिटिविटी को जानते हैं। तो किसी को तो अपनी ज़िंदगी पर खेल कर पाकिस्तान बनते वक्त भी बड़ी जानें कुर्बान हुई थी। तो अगर भैविश ने कहा कि पहली डिमांड स्टॉप मिसयूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉ है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा इस दफ़ा ज़्यादा है कि हमें बराबर का शहरी, ठीक है हम हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं, 365 दिनों में एक दिन हमें दिया है, लेकिन एक दिन ही क्यों माइनॉरिटीज़ का? और ये दिन भी आपको पता है शहादत के बाद मिला हमें, अपने मिनिस्टर्स की, अपने गवर्नर, हाँ जी, उनकी जान का नजराना पेश हुआ। तो फिर अदारों को, रियासत को, इस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया कि अब इनके मुंह में लॉलीपॉप दिया जाए, एक दिन नेशनल माइनॉरिटीज़ डे। तो बाकी 364 दिन हमारे साथ आपने यही कुछ करना है। तो मैं कहती हूँ एक दिन हमारा है तो उस दिन तो खुल के बोलें, खुल के जिएँ, खुल के जो दुख है उस पे आंसू भी बहाएं और चीखें भी। तो ये खौफ है, डर है,
ये नहीं है कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमारी जान जा सकती है, बट वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस इट फॉर अ ग्रेटर कॉज। इसमें जब विमेंस डे भी होता है तो मैन कहते हैं हमारा दिन का है, बाकी 364 तुम्हारे हैं ना। तो एक तो हमारी होपफुली जो ऑडियंस है उसको समझ बूझ होगी, लेकिन क्योंकि इंटरनेट पे जाता है हर तरह के लोग सुन रहे होते हैं। ये जो लोग सालों साल कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान क्या जुल्म करता है, अब जब शायद पीटीआई के साथ हुआ है तो इनको नज़र आ रहा है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। तो इसी तरह माइनॉरिटी से जो ताल्लुक़ नहीं रखते, जिनकी एक प्रिविलेज है, आपने कहा कि हम तो रोज़ ही सेफ़ नहीं होते, शायद वो सुनते हुए बोले ऐसी क्या हो गया, बिल्कुल सेफ़ तो हैं, चर्च भी है, ये है, क्या मतलब सेफ़ नहीं होते। तो उनको आप कुछ पर्सपेक्टिव देना चाहेंगी कि क्या मतलब है इसका कि हम रोज़ सेफ़ नहीं होते? आप बात करोगे इस पर? शहजाद, इस पे आई ऐड समथिंग। आज हमने एक अपने थ्रू सोशल मीडिया मीडियम से कैंपेन रन किया कि जो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हिंदूज़ एंड क्रिश्चियन हु हैव बीन अ विक्टिम ऑफ ब्लास्फेमी एक्यूजेशंस एंड हु हैव बीन बुक्ड अंडर दिस 295 के जो लॉज हैं, तो आप यकीन करेंगे इसमें से जो मोस्ट ऑफ द रीजंस मिले हैं, आइदर इफ़ वी गो फॉर प्रोफेसर जो नौतनलाल जी प्रोफेसर नौतनलाल, वाई वॉज बुक्ड, और वो इल्ज़ाम क्यों लगाया गया था, क्योंकि बच्चे ने कहा था कि उसकी फ़ीस माफ़ की जाए, फ़ीस माफ़ नहीं की, तो बच्चे की अंडर 18 बच्चे की आपने उसका बयान उसको कोर्ट में एक्सेप्ट किया है एंड देन आपने उसको ब्लास्फेमी के अंदर बुक करके उसके 5 साल ज़िंदगी के ज़ाया कर दिए। एंड दैट स्कूल जो उनकी वाइफ चलाती थी वो स्कूल भी तबाह कर दिया, सस्पेंड हो गया। वहाँ पे आपको याद होगा घोटकी में मंदिर भी उन्हीं दिनों में तबाह हो गया था। उन्होंने पूरा मॉब वायलेंस करके पूरे बहुत पुराना मंदिर था उसको ख़त्म कर दिया। सो इस तरह के जो पैटी रीजंस हैं कि अगेन तुम मुझे पैसे उधार पे नहीं दे रहे, तुम पे ब्लास्फेमी डाल दी, ठीक है। और अगर इफ़ आप मेरे पे इफ़ वी आर डूइंग सम बिज़नेस मेजॉरिटी और मिनॉरिटी साथ, तो कहीं पे कोई रेडिकल माइंडसेट है, तुमने बिज़नेस टर्म्स में मेरे साथ ये किया है एंड इफ़ यू आर नॉट गिविंग मी अ सर्टेन गुड प्रॉफिट, तो तुम पे ब्लास्फेमी लगा दी। लिटरली दीज आर द रीजंस। नर्स है, नर्स को इस चीज़ पे उस पर ब्लास्फेमी एक्यूजेशन लगाया गया कि वो हॉस्पिटल में थी और पेशेंट्स ऑब्वियसली आपको पता है प्रायोरिटी वाइज ट्रीट किए जाते हैं, कुछ एमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं, कुछ नॉन एमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं। तो वो जब एमरजेंसी पेशेंट को ट्रीट कर रही थी तो एक साहब ने कहा कि क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो और क्योंकि आप मुसलमान हैं इसलिए तुम हमें पहले ट्रीट नहीं करी, लगाओ इस पर भी पर्चा ब्लास्फेमी का। सो दीज आर द पेटी रीजंस जिस पे ब्लास्फेमी हो रही है। तो अगेन अगर कोई पूछता है कि आपका हर दिन कैसे मुश्किल गुजरता है, तो ये हर दिन मुश्किल ऐसे गुजरता है कि मुझे नहीं पता आए राह पे अगर मिसाल के तौर पे किसी से मेरी कोनी भी टकरा गई तो वो बोले तो भाई इस पे लगा दो ब्लास्फेमी का पर्चा। तो दिस इज़ द रियलिटी। अब भी जो लाहौर में एक खातून पे पर्चा ब्लास्फेमी का हुआ है, वो सुबह उठी है, शैम्पू ख़रीदने गई है शॉप पे, लाहौर का वाक़या बता रही हूँ। शैम्पू लेने गई है, वहाँ क्या शॉपकीपर से तकरार हो गई। अब किसी को अंदाज़ा होगा कि खातून सिर्फ शैम्पू लेने गई है और वापस नहीं वो घर आएगी, और वहाँ पर उसने किसी और ब्रांड के मांगे, उन्होंने किसी और ब्रांड के दे दिए। उस पर थोड़ी सी आर्गूमेंट उस औरत ने कर दी कि मैंने तो ये साशे मांगे थे, उस पर ब्लास्फेमी लग गई, उसको अरेस्ट कर लिया गया। यानी ये लाहौर में इसी साल के वाक़यात बता रही हूँ। एक खातून जी वो बच्चे वो काम पे गए हुए हैं, बच्चों का कह दिया जी बैग से वहाँ से जी पेजिस फाड़ के तो गली में फेंके गए हैं, और पीछे रीज़न क्या होती है आप और सारी बातें छोड़ दें। जड़ावाला वाला वाक़या वो तो पाकिस्तान की उम्मत मुसलमान से छुपा हुआ नहीं है, वो दिन दिहाड़े सब ने सब कुछ देखा और वो साबित हो गया कि वो दोनों बच्चे इनोसेंट। वो जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया, जिनके पेजेस पे लिख के तस्वीरें लगा के उनके शनाख्ती कार्ड डालकर एक रीज़न बनाई गई थी, वो दोनों बच्चे इनोसेंट। आपके अदारों, हमारी तहकीकात से नहीं, पाकिस्तान की रियासत के अदारों की तहकीकात से वो इनोसेंट डिक्लेयर हुए हैं, इंक्वायरीज़ में वो इनोसेंट डिक्लेयर हुए हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वो इनोसेंट डिक्लेयर हुए हैं, और हम कहाँ से महफूज हैं। तो ये सारे पर्सनल पीछे जो रीज़न्स होती हैं। इसमें जब बिफोर वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग आपने एक अच्छी बात भी की थी कि अगर कोई टीवी पे आके कहता है कि ज़्यादातर ब्लास्फेमी केसेस तो मुसलमानों के ऊपर होते हैं, आप भी जब जो लोग कह रहे थे कि क्या मसला है ऐसा,
अब TLP का वाक़या जो हुआ अभी सवात में और इछरा में जो हुआ, तो मुसलमान ही सेफ़ नहीं फ़ील कर रहे होते, तो फिर आप सोचेंगे माइनॉरिटीज़ की ज़िंदगी और कितनी मुश्किल होगी। आपने कहा कि लोग टीवी पे आकर कहते हैं कि ज़्यादातर केसेस तो मुसलमानों पे होते हैं, उसमें भी ज़्यादातर शिया पे होते हैं, लेकिन अगर मुसलमान पे किसी केस होता है तो एक इंडिविजुअल मैटर होता है, उसका जाके मोहल्ला नहीं जला दिया जाता। आई लाइक यू टू टॉक अबाउट दैट फैक्टर। बिल्कुल, ये फैक्टर तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब टीवी टॉक्स होती हैं या मिनिस्टर जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो हमेशा वो इसको एक रीज़न बना के पेश करते हैं कि ये सिर्फ अक़लियतें ही तो नहीं मुतासर हो रही, ज़्यादातर केस तो मुसलमानों पर बने हैं। भी मुसलमान पर जब केस बनता है ना, सपोज़ मोहम्मद कासम पर बना है, ठीक है, मैं फ़र्ज़ कर रही हूँ, वो मोहम्मद कासम ही मुतासर होगा और उसमें भी मॉब लिंचिंग होती है, लेकिन एवरी टाइम नहीं होगी। लेकिन अगर तो वो क्रिस्टोफर पर बन गया या मधुबाला पर बन गया, किसी हिंदू या किसी क्रिश्चियन पर बन गया, उसका पूरा घराना तबाह हो जाएगा, उसकी कम्युनिटी तबाह हो जाएगी, उसके मजहबी जो इबादत गाहें हैं वो तबाह हो जाएंगी, कुछ भी तो महफूज नहीं रहता। तो पूरी, यानी अगर इधर आप कह रहे हैं ना कि 40 केस मुसलमानों पर बने हैं, यहाँ एक केस किसी एक क्रिश्चियन पर या हिंदू पर बना है, 300 से ज़्यादा लोग मुतासर हो गए, उसकी फैमिली मुतासर, मोहल्ला मुतासर, चर्चेस मुतासर, वो दोबारा जाके रह नहीं सकते वहाँ, कारोबार नहीं कर सकते वहाँ। आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर देते हैं। जिस केस की तरफ ये इशारा कर रहे हैं नौतन लाल, वो द फैमिली हैड टू माइग्रेट टू कराची, यानी वो उन्हें अपना इलाका छोड़ना पड़ा, अपना रोजगार छोड़ना पड़ा, करनी पड़ी उनको, and they had to come to Karachi and just imagine losing your 5 years in prison, और वो 5 साल जो आपके 60 के बाद के 5 साल हैं, when you are aged, you need health, आपको घर वालों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है। और वो बंदा, अच्छा, इट इज़ नॉट अबाउट के कोर्ट में अक्सर हम कहते हैं कि उसका पर्सनल कैरेक्टर क्या है। एक टीचर जिसका हम सोसाइटी में भी कहते हैं सबसे बेहतरीन कैरेक्टर अगर टीचर और डॉक्टर का होता है, तो एक टीचर का कैरेक्टर, उस पर भी मतलब द कोर्ट डिड नॉट सी, और उन्होंने 5 साल लगाए टू गिव हिम हिज ड्यू जस्टिस। और आप उसकी रिपोर्ट पढ़ें या जो फाइनल जजमेंट है उसमें आपके DSPs भी इन्वॉल्व हैं, आपकी पुलिस का कैडरे भी इन्वॉल्व है, आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इन्वॉल्व। अनटिल एंड अनलेस कोई कॉम्पिटेंट पुलिस वाला आया फिर जाके जो सारी चीज़ें हुई हैं, और कोई कॉम्पिटेंट वकील, और फिर जजेस ने भी थोड़ी हिम्मत की। लेकिन द थिंग इज इट टुक हिम 5 years। सेम गोज़ फॉर आसिया बीबी, और आसिया बीबी पे अगर उनको जस्टिस मिला देन वी हैड टू लूज सलमान तासीर, मिनिस्टर, मतलब ही वाज द गवर्नर। इंटरेस्टिंगली, अगर लोग कहते हैं हमें हमारे मज़हब से इश्क है, तो अगर प्रूव हो जाए कि भाई किसी ने आपके मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं बोला, ये तो सेलिब्रेट करना चाहिए। पाकिस्तान में इसको बुरा समझा जाता है कि ये कैसे हो गया कि आसिया बीवी ने ब्लास्फेमी नहीं की थी। इस पर प्रोटेस्ट हो रही थी पूरे मुल्क पे कि इसको आप जस्टिस कैसे मिला। एक तरफ आप कहते हैं लॉ बनाओ, कोर्ट्स बनाओ, कोर्ट्स लेके जाओ, फिर कोर्ट्स अगर अपना ड्यू प्रोसेस करके वो लड़की के साथ जला कर भी चले इवेंचुअली सम फॉर्म ऑफ जस्टिस, इवन दो यू हैव डिस्ट्रॉयड दैट पर्सन, दैट फैमिलीज लाइफ, बट चलो आप पर प्रूव हो गया सारे बेस्ड ऑन द एविडेंस, वो पूरा मुल्क आपने जला दिया कि ऐसे कैसे आपने जाने दिया। हाँ जी, जस्टिस मिलने पर भी आप इतनी इंतहा पसंदी दिखा देते हैं। अच्छा, ये प्रोफेसर नौतन लाल, एक और हमारे साथी हैं अनवर कैनथ, ही इज़ 65 नाउ, और वो फॉर लास्ट 24 years वो जेल में हैं, और उन पे ब्लास्फेमी के कवानीन के तहत सज़ा सुनाई हुई है, सज़ाए मौत। अब किसी को उनके बारे में पता ही नहीं था। 24 years जिस बंदे के जेल में गुजर गए, और उनकी कहानी कैसे बाहर आई कि एक और कपल शफ़क़त और शगुफ्ता, जो कि दोनों मियाँ बीवी, और शफ़क़त जो था वो माजूर था, उन दोनों पर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया गया। अनपढ़ थे लेकिन लग गया, सज़ाए मौत। वो 10 साल के बाद बाहर निकले तो शफ़क़त ने आकर रिवील किया कि मेरे साथ एक और क्रिश्चियन अनवर कैनथ फॉर लास्ट 24 years जेल में बंद है। लाइक अब कितनी मिजरी है। अब उस एक ही उनका बेटा था, वो मुल्क छोड़ के चला गया डर से कि उसे ना मार दें। अब पीछे कोई पैरवी करने वाला नहीं था, वो जेल में पड़ा 24 साल। अब अगर केस उसका दोबारा उठाया गया है, अपीलें हो रही हैं, अब अगर उसको जस्टिस मिल भी जाता है, मे बी इन अ ईयर और 2 या 3, अब आप उसके वो 24, 25, 27 साल कौन वापस करेगा ज़िंदगी के। लाइक वो कहते हैं ना कि मुसलमानों पर भी केस बनते हैं, वो आप उसका कंपैरिजन है ही नहीं। जिस मिजरी से, तकलीफ़ से
दुख से, डर और खौफ से और तबाही से हम माइनॉरिटीज़ गुज़रती हैं। मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ जहन खोलने के लिए लोगों का। सीमा हैदर एक कराची की खातून इंडिया चली गई थी, मोहब्बत हो गई, चली गई वहाँ जाके किसी हिंदू से शादी कर ली, हिंदू हो गई। ये उनका पर्सनल फ़ैसला था। उस पर पूरे कौन से गांव को आप बताएं क्या? नॉर्दर्न सिंध कश्मीर में आपने देखा होगा कि वो वहाँ के जो धाड़ेल जैसे हम कहते हैं सिंधी लैंग्वेज, और इन बेसिक इंग्लिश हम जैसे कहें डकेट्स, वो वहाँ पे मंदिरों पे ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं, दे वर अबडक्टिंग पीपल। मतलब आप जब आपका कोई बंदा मर्जी से शादी करे तो फिर आप ग्रेनेड्स फेंकना। मर्जी से नहीं, मर्जी सानिया मिर्जा जो थी, उसके जो सानिया मिर्जा को जब ये शोएब मलिक लेकर आया था तब तो वो नेशनल भाभी बन गई थी। नहीं, उसी का मैं बता रही हूँ ना। आपने ग्रेनेड्स फेंकना स्टार्ट कर दिया मंदिर पे। देयर आर लिटिल वीडियोस अवेलेबल के, और यहाँ पे जो आपकी हिंदू पॉपुलेशन नॉर्दर्न सिंध में स्पेशली कश्मीर कंदकोट और ये जो अमन अमान की सूरत हाल है ये वहाँ से वैसे तो मतलब हमेशा से ख़राब रही है, लेकिन बीच में कुछ महीने अप एंड डाउन आता है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली वहाँ से डिटोरिएट होना स्टार्ट हुई। बहुत ने शोएब मलिक पे चाहिए थे क्योंकि उसने एक तो शादी करके लाया, हाँ जी, फिर डाइवोर्स भी दे दी। अच्छा नहीं, इसके साथ मैं बताती चली, यानी उनको कहा गया आप सीमा हैदर को वापस ला के दो। सीमा हैदर हिंदुओं से पूछ कर नहीं गई थी, ना इन्होंने भेजा था, ना वीज़ा लगवा के दिया था। अच्छा, उन्हीं दिनों यानी हमारा जो माइंड सेट है, हमारे रवैये जो हैं, इंडिया से एक लड़की क्रिश्चियन अंजू आई थी पाकिस्तान में। हाँ। उसने इस्लाम कबूल किया। वो इलाका जहन से मैंने निकल रहा है, हाँ जी, KPK में एक इलाके में उसने उस लड़के से शादी की। वो मुसलमान हो गई, वो भी बच्चे छोड़कर आई थी, वहाँ पर मैरिड थी, बच्चे छोड़कर आई, यहाँ इस्लाम कबूल कर लिया। अब सेम केस है ना, मोहब्बत की शादी है, 50-50 लाख के उसके लिए रिवॉर्ड आ रहे हैं। आपने दायरे इस्लाम में आप दाखिल हुई हैं तो आप 50 लाख हमने छावड़ करेंगे। सो दिस वाज हैपनिंग। आधे कर लेंगे यार शादी कर ले किसी को बुलाए 25-25 कर लेंगे खुदा ऐसा पैसा ना किसी को दे। लाइक उसको आपने हीरोइन बना दिया अंजू को, और उसके लिए आपने गवर्नमेंट को कहा जी आप इसको सिटीजनशिप दे दें, आपने उस पर चादरें उसको पहनाई, आपने उसको प्लॉट दिए, आपने उसको चेक दिए। अंजू की कहानी मैं अपने ऑडियंस से जरूर कहूँगी, जरूर देखें समझ में आता है कि अगर 9/11 में मुसलमान मुलव्विस थे तो आप अफ़गानिस्तान फ्लैटन कर दें, आप इराक़ फ्लैटन कर दें, आप दुनिया भर में जाके मुसलमानों को मारना शुरू कर दें। हमें ये नज़र आता है कि ये कितनी स्टूपिडिटी है, कितनी बर्बरियत है। लेकिन इंडिया में अगर कुछ होता है, एंड बहविश इस बारे में आपको बात करनी चाहिए, अगर तो इंडिया में RSS के एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने किसी मुसलमान को पकड़ के बोला कि तू जय श्री राम बोल, तो यहाँ पे अगर कोई हिंदू रहता है उसको तो ना पता है उनका, ना उसका कोई ताल्लुक है। हम बदले लेने के लिए क्या करेंगे कि यार हम अपने इधर किसी को हिंदू को पकड़ के बोलेंगे तू अल्लाह अकबर बोल। अबे अच्छा शहजाद, आई वाज नॉट बॉर्न इन ऑब्वियसली 1990s जब बाबरी मस्जिद वाला वाक़या हुआ था, लेकिन मैंने अभी जब ये रिसेंट प्रोसीडिंग्स हुई कि जब राम टेम्पल पे सारा ये डिबेट और बन रहा था, अच्छा इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ इंडिया इज़ डूइंग समथिंग, वो उसका भविष्य कुमार से या प्रकाश कुमार से या क्या उसे कहते हैं राजवंती कुमारी से कुछ नहीं जाए जो पाकिस्तान में रहते हैं। वो टोटली इंडियन अफेयर है, वो उनके स्टेट का अफेयर है, हमारा कुछ नहीं जाए। अब यहाँ पे लिटरली आई एम शेयरिंग अ स्टोरी विथ यू अबाउट माई फ्रेंड, एंड देखें एवरीवन हैज़ देयर सेंटिमेंट्स। हम चले हिस्ट्री में नहीं भी जाते कि आइदर इट वाज बाबरी मस्जिद और इट वाज राम टेम्पल, लेकिन द मुस्लिम वुड से कि इट वाज बाबरी मस्जिद, द हिंदू वुड से कि इट वाज राम टेम्पल, अनलेस पीपल लाइक अस जो बीच वाले रास्ते पे चलते हैं, कहते नहीं ना मंदिर ना मस्जिद, बीच में कुछ और यूनिवर्सिटी वगैरह बना लो। लेकिन एक हिंदू का ये सेंटिमेंट होना कोई गलत बात तो नहीं ना कि वो कह रहा है कि वो अपने मंदिर को बनने पे ही सेलिब्रेटिंग, एंड अगेन ही इज़ डिमांडिंग कि वहाँ पे आपकी मस्जिद भी बननी चाहिए इक्वल स्पेस के साथ, जो वहाँ के कोर्ट ने अनाउंस भी किया था। तो मेरा एक दोस्त है, उसने फेसबुक पे कहा कि यहाँ पे मंदिर बन रहा है एंड आई विश टू विज़िट दिस मंदिर। जैसे कि मुसलमान हज पे भी जाता है, उम्रे पे भी जाता है, यहाँ के क्रिश्चियन है ये वेटिकन सिटी पे जाते हैं। तो उसने भी बोला कि क्योंकि ये एक होली सिटी है, इंडिया में 4 होली सिटीज़ है, उसमें से वन ऑफ द होली सिटी ये अयोध्या है। लिटरली तकरीबन 40+ उसको थ्रेट मैसेजेस आए कि तू मिल,
तो कैसे कह सकता है कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद मस्मार हुई है, शहीद हुई है, वहाँ पे मंदिर बने? दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ कॉमन हिंदू इन पाकिस्तान कि भाई एक इंडियन अफेयर है, उन्होंने गवर्नमेंट ने किस पे, और वहाँ पे भी जब आप कहते हैं ना कि हम यहाँ के पाकिस्तानी मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमान के ठेकेदार क्यों बनते हैं, मुझे तो पहले ये नहीं समझ आता। जबकि वहाँ का मुसलमान जो इंडिया का मुसलमान है, स्पेशली हम तो ऑब्वियसली वहाँ के मुसलमान किसको कंसिडर करेंगे, वहाँ का वक्फ बोर्ड है, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं विच आर ऑब्वियसली डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स, या वहाँ पे जो कांग्रेस है, तो वो उन पे बात करें ना। दे शुड बी टॉकिंग अबाउट दैट आइदर द मैटर इज़ इन द रॉन्ग हैंड और इन द राइट डायरेक्शन। यहाँ पे आप कि भाई मतलब आप मजबूर करते हो यहाँ के हिंदू को कि इंडिया में जो भी हो रहा है, इंडिया के साथ वॉर भी हो रही है, तो आपने मुसलमान से पहले कह देना है कि ब्लीड ग्रीन, जबकि इट इज़ नॉट मेडिकली बायोलॉजिकल पॉसिबल। आपने कह देना है कि ठोक देना है कि नहीं मेरे नसों में हरा खून बह रहा है। आपके एक दोस्त ने मुझे कहा था कि कुछ हो ना हो, वैसे ही मैं सुबह उठ के मोदी को 2-3 गालियाँ दे देता हूँ कि पाकिस्तानियों को तो चैन होना कि यार मैं अपनी पाकिस्तानियत साबित करने के लिए 1-2 गाली तो मैं वैसे ही दे देता हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से होता है। एंड वट एवर हैपन्स इन इंडिया इज को रिलेटेड, को रेलेवेंट टू वट हिंदू फेसेस इन पाकिस्तान। आप अगर सारी बातें छोड़ें, हमारी एक डिमांड इसमें ये भी है कि जो आपका करिकुलम है उसमें हेट स्पीच है, विच आई थिंक सो कि पाकिस्तान में जो हिंदू है स्पेसिफिकली वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है, क्योंकि करिकुलम में और ये आपके ऐसे नहीं कि कोई 7th-8th ग्रेड तक जब इंसान का बच्चे का माइंड मैच्योर होता है, आपके 2nd ग्रेड में 1st ग्रेड में बताया जाता है कि पाकिस्तान ने, कायद-ए-आज़म ने आरएसएस की आइडियोलॉजी से आज़ादी नहीं ली है। कायद-ए-आज़म ने किससे आज़ादी ली है? हिंदू से। सही है, हिंदू बनिए से आज़ादी ली है। अच्छा, फिर वो इंसिडेंट्स भी बताए जाते हैं कि मस्जिद में नमाज़ हो रही थी, हिंदुओं ने सूअर फेंक दिया, ठीक है। वहाँ पे बताया जाता है कि जब मंदिरों में प्रेयर हो रहा था वहाँ पे गोश्त फेंक दिया। अगेन ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और फिर बच्चे जो आपके साथ बच्चा जो एक दिन पहले क्या फ्यू मोमेंट्स पहले वो आपका दोस्त होता था या दोस्त होती थी, जब वो किताब में पढ़ता है कि यार हमने तो इनसे आज़ादी लिया, मैं बैठ के इनके साथ क्या लंच शेयर करूँगी, या मैं बैठ के इनके साथ हाउ कैन आई कंसिडर देम एज माई बेस्ट फ्रेंड। और ये आपका टीचर चाहे वो प्रोग्रेसिव हो या ना हो, वो मजबूर होता है पढ़ाने में, क्योंकि आपकी किताब में लिखा हुआ है और 70-75 साल से आप पढ़ाते आ रहे हो। आप जब कहते हो कि हिंदूज स्पेसिफिकली या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे हम कैसे जुल्म और जो आपकी डिस्क्रिमिनेशन है ख़त्म कर सकते हैं, उसका सिंपल सा हल यही है कि आप करिकुलम को तो एटलीस्ट, क्योंकि आप माइंड्स को इंजेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ग्रेड के क्रिश्चियन है वो कौन है, वो चूड़ा है, उसका काम क्या है, नाली साफ़ करना, गटर साफ़ करना, रिगार्डलेस ऑफ थिंकिंग कि पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ आर्मी, उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी नहीं, वो डेजिग्नेशन कुछ और थी, लेकिन वो कमांडर इन चीफ, हाँ, वो सबसे पहले माइनॉरिटी से था। पाकिस्तान का सबसे पहला लॉ मिनिस्टर ही उस अहमदी, ठीक है, और सॉरी हिंदू दलित था। पाकिस्तान को जो यूएन में रिप्रेजेंट किया जेनेवा में, सर ज़फ़रुल्लाह खान, ही वाज एन अहमदी। पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिखा भी, लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है। और पंजाब असेंबली में अगर क्रिश्चियन का वोट ना पड़ा होता तो आपका पाकिस्तान कैसे बनता, मुझे ये मतलब ये काफ़ी लोगों ने शिकायत की है इंडिया में बैठे हुए कि क्रिश्चियंस अब कंप्लेन करते हैं, जब पाकिस्तान बन रहा था तो इन्होंने हमें धोखा दिया था। नहीं, जब पाकिस्तान बन रहा था तो हमने वो कायद-ए-आज़म की आइडियोलॉजी को देखा था ना, एंड द पीपल हु प्रेफर टू स्टे इन दिस लैंड, और स्पेसिफिकली हिंदूज़ की तो ये आइडियोलॉजी होती है कि सिंध हमारी माँ है, और हम सिंध को द ग्रेटर सिंध कंसिडर ऐसे करते हैं कि क्योंकि ऑब्वियसली अब तो एक यहाँ पे कंट्री डायनामिक्स आ गई हैं, लेकिन इट यूज्ड टू बी फ्रॉम थरपारकर टिल मुल्तान, और मुल्तान से भी आगे कश्मीर तक जब हम बात करते हैं कि अराउंड द टाइम जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, तो हम कहते हैं कि सिंध हमारी माँ है। और क्योंकि वहाँ से इंडस रिवर है, वहाँ से गंगा बहती है, तो हम जब उसको एक मदर कंसिडर करते हैं, हाउ कैन यू, आपने क्या क्या नहीं किया, आपने प्री पार्टीशन कंवर राम को मारा, रेलवे स्टेशन पे मारा, और वहाँ से क्योस क्रिएट हुए, आपने तब मजबूर किया हिंदुओं को जाने पे। फिर जब पोस्ट पार्टीशन जोगरनाथ मंडल, आपने पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर को इतना फोर्स किया कि उसका लेटर पब्लिक क्यों नहीं करते, कोई करे ना। उसने क्या क्या लफ्ज़ लियाकत अली खान को ही रोट, एंड देन ही वेंट टू इंडिया, और इंडिया में ऑब्वियसली ही डिड नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट, क्योंकि वो पहले उसी इंडिया के खिलाफ जाके वो पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के साथ, हमारे बानी के साथ, एंड ऑब्वियसली कायद-ए-आज़म वॉज अ सेंसिबल मैन, तो उसने अगर किसी को लॉ मिनिस्टर चूज़ किया होगा वो ऑन सर्टेन मेरिट किया होगा कि पाकिस्तान का आइन बनाओ, या चलो टेम्पररी जो आपकी रेजोल्यूशन है वो आप इंडियन एक्ट से लो।
तो आपने फिर उसके साथ क्या किया? योर फाउंडिंग फादर हैड टू लीव द कंट्री जस्ट बिकॉज ही, पहले तो वो क्योंकि हिंदू था, उसके बाद हिंदुओं में भी वो दलित था, मतलब एक तो वैसे ही मार्जिनलाइज और फिर हिंदुओं में भी वो सुपर मार्जिनलाइज. दिस इज़ व्हाट हैपेंस टू हिंदू एवरी डे. और हमें वो अगेन वही इंडिया पाकिस्तान का मैच है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच आई लाइक विराट कोहली या हाउ मच आई लाइक रोहित शर्मा, मुझे आपने मतलब मुझे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा कि ब्लीड ग्रीन है, मुझे लिखना पड़ेगा गो ग्रीन गो, और मुझे वो हरा दिल है ना वो अपने फेसबुक स्टेटस पे पोस्ट करना पड़ेगा. ऐसा लग रहा है आपके अंदर का एफटी भाई बाहर आने वाला है कि जितना भी मुझे विराट कोहली पसंद हो, इस बाबर आजम को लाइक करना पड़ता है ताकि पाकिस्तानियों को लगे कि मैं पाकिस्तानी हूं. एंड दिस इज द रियलिटी करना, लाइक हम उन्हें एज अ प्लेयर नहीं देख रहे होते, हम उसे एज अ रिलीजन की बेस पे या एथनिसिटी की बेस पे देख रहे होते हैं. हम अगर एक खिलाड़ी की उसकी गेम की कदर नहीं कर सकते, हमें उसके मज़हब की बुनियाद पे उससे प्यार करना है या उसको लाइक करना या डिसलाइक करना. दिस इज़ अनफॉर्चुनेट. यू गो एंड सपोर्ट रवि बोपारा फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, या कोई और हिंदू किसी और कंट्री में खेल रहा हो तो उसका मसला नहीं. हिंदुस्तान के प्लेयर को आप कैसे सपोर्ट, एंड ये केस नहीं होता था बहुत साल पहले तक. पीपल यूज्ड टू लव सचिन तेंदुलकर, पीपल यूज्ड टू लव वहाँ पे भी शोएब अख्तर को. आई एक्चुअली थिंक इट्स द ऑपोजिट कि अब जितना विराट कोहली को प्यार मिलता है पाकिस्तान से, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड हो गया ना, लेकिन स्टेट के हिस्टोरिकली कभी किसी इंडियन प्लेयर को नहीं मिला. सचिन को इससे ज़्यादा मिलता नहीं. आई रिमेंबर कि उस टाइम जब लोग एनालिसिस भी कर रहे होते थे, बातें भी कर रहे होते थे, यूशू से सचिन सिर्फ इंडिया में परफॉर्म करता है, सिर्फ सब कॉन्टिनेंट का प्लेयर है. बी हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी तो हमारा एक कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि हमारी क्रिकेट के लग गए हैं और हमारी बॉलिंग वीक हो गई है और विराट कोहली ने हमें बहुत मारा है पर्सनली. And we accepted the kingship of विराट कोहली. तो अब बाबर आजम को ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं पाकिस्तान में कंपेयर टू विराट कोहली. बट द वाइडर पॉइंट, मैंने जो 2 पाकिस्तान पे एक सीरीज़ भी की थी उसमें मोहम्मद वसीम किताब में भी बताते हैं कि पाकिस्तान का जो मास्टर नैरेटिव है उसमें आपने हिंदू को एक डीमन बनाया हुआ है. तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है ना कि 2nd ग्रेड का बच्चा है, उसको आप घंटे का लेक्चर दें कि हिंदू दुश्मन थे, हिंदू इतने बुरे थे, पानी नहीं पीने देते थे, अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो हिंदू को ग़ुलाम बनाते, तुम लोगों को मज़हब नहीं करने देते, दुनिया की सबसे बुरी चीज़ हिंदू है. ये 40 मिनट का लेक्चर दें, उसके बाद बोलें जाओ भेवेश के साथ बैठ के लंच करो, ये हिंदू है. कैसे करेगा वो तो सोचेगा मैं पागल का बच्चा हूँ. मतलब कि आपने मुझे अभी बताया है कि ये जल्लाद है, ये डीमन है, अगर ये पावर में होता तो तुम्हारे बच्चे खा जाता, लेकिन अब ये तुम्हारा दोस्त है. हमने आज़ादी इनसे ली है. अच्छा, वो 2 नेशन थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे पूरा स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि यहाँ पे आप अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ को एज एन एथनिक टर्म यूज़ करते हैं कि अंग्रेज़ कौन है कि दे बिलोंग टू अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, उसको हम इंग्लिस्तान कहते हैं, वो अंग्रेज़ है. हिंदू कौन है? हिंदू इज़ अ रिलीजियस टर्म, वो एक आपका ग्रुप है जो कि मज़हब की बुनियाद पे आप उनको कॉल कर रहे हो, रेफ़र कर रहे हो. अंग्रेज़ों को आप एक रीजन या एथनिक बुनियाद पे आप उनको कॉल कर रहे हो, उनकी ज़बान के बुनियाद पे कह रहे हो. तो वही एक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि हिंदूज़ पे वो ज़्यादा बर्डन आता है कि हमने आपसे आज़ादी ली. और अब ये जो मुल्क है, ऑल दो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आपको पता है बाद में बना है, पहले इट वॉज रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, तो नहीं ये था डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था. तो जब इस्लाम वाज नॉट अ स्टेट रिलीजन व्हेन पाकिस्तान वाज फाउंडेड इन 1947, ये भी आपने अपने बच्चे को कैटेगोरिकली बताना होगा कि हाँ Pakistan was founded for the welfare of the Muslims because they were in the minorities which we accept. और वो पाकिस्तान की जो आज की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है वो उस पर बैक कहेंगी, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इस्लाम के बुनियाद पे आज़ाद हुआ है. यू नीड टू करेक्ट योर हिस्ट्री. अगर वो हिस्ट्री वहाँ से करेक्ट होगी तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं. आप बताते ही हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के बुनियाद पर आज़ाद हुआ था, तो फिर आप अपनी जो पूरा स्टेट नैरेटिव है वो आप बताते हैं. और फिर किस तरह आपको पता है कायद-ए-आज़म की स्पीचेस ज़िया-उल-हक ने गुम की और एक वो इक्का दुक्का स्पीच मिल गई जिस पे हम हमारा ये नेशनल माइनॉरिटीज़ डे 11 अगस्त को मना रहे हैं, जो 11 अगस्त की स्पीच थी कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एक्सेट्रा. दैट इज़ ओनली काइंड ऑफ प्रूफ के हाउ कायद-ए-आज़म लुक्ड कि पाकिस्तान आगे कैसा होगा और वो किस तरह चाहते थे. बाकी तो सब हमने मिटा दिया. तो मच लॉन्गर डिबेट के कायद-ए-आज़म बाकी पाकिस्तान किस तरह चाहते थे, वो जो चाहता है पाकिस्तान जैसा हो उसकी नज़र में कायद-ए-आज़म वैसा ही हमारे पास तो वो बेस थे. है ना, वो एटलीस्ट दैट स्पीच इज़ अवेलेबल. वो इन्होंने आर्काइव्स में मिटाना चाहते थे, मिटा नहीं सके, वो स्पीच अवेलेबल है. तो हमारे पास तो ये यार, जब तुम्हारा बानी कह रहा है कि तुम आज़ाद हो, अपने मंदिरों में जाओ, तुम आज़ाद हो, अपना मज़हब प्रीच करो, देन वाई के मतलब आज़ादी नहीं है ना,
said you are free to go to your temple. हाँ, वापस नहीं आ सकते। वापस नहीं आना। जाओगे सीधे वापस नहीं आओगे। वापस की कोई गारंटी किसी ने नहीं दी थी, उन्होंने बोला गो। लेकिन आप देखें ना कि ये सारा एक्सट्रीमिज़म 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लाइक पूरे माशरे को तरतीब देता है, जब वहाँ से उसमें सारी ये इस्लामिक रिपब्लिक नाम डाल दिया गया, फिर प्रीएम्बल में कह दिया गया कि जो कुरान और इस्लाम ही इसका मेन माखज़ होगा। वो आर्टिकल 41, 91, 41(2), 91(3) आए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो लियाकत अली खान ने ही लिख दिया था। नहीं चले लिखा था, लेकिन एक्सट्रीमिज़म जो बढ़ा है वो 1973 के बाद हम तो समझते हैं, और ज़्यादा उसके ऊपर फिर जब आपका 1953 में हमारे अहमदी राइट्स हुए लाहौर में, उसके बाद 1971 में हमने एक पूरी जेनोसाइड की इस बेसिस पे कि बंगाली हिंदुओं से ज़्यादा करीब है। तो 73 से पहले बहुत कुछ हम, अगर आप सालों साल देखें पॉपुलेशन परसेंटेज हिंदूज़ का, तो जितना कम हुआ है, तो 73 से पहले भी हम हिंदुओं की बहुत हाथ खराब कर हिंदुओं चुके की थे। 1947 में एक माइग्रेशन हुई है, लेकिन नो वन टॉक्स अबाउट कि 1952 में एक मेगा माइग्रेशन हुई है, जब ये रिवॉर्ड्स हुए थे नॉर्दर्न सिंध में। नो वन टॉक्स अबाउट दैट कि वो पोस्ट 1950 क्यों इतनी बड़ी माइग्रेशन हुई थी। हर कोई बात करता है कि 47 में तो पता है मुसलमान इधर आया, हिंदू उधर गया, लेकिन 50s के बाद आपने ऐसा क्या करना स्टार्ट किया था कि, और वो क्या करना स्टार्ट किया था इसी की वजह से जगन्नाथ मंडल इंडिया गया, और इसी की वजह से आपका बहुत सारा हिंदू, और वो हिंदू जो आपका सिंध का एलीट क्लास था, जो आपका मर्चेंट था, जो आपका कैपिटलिस्ट था, जो आपका इंडस्ट्रीज़ चलाता था, जो यहाँ पे इदारे बड़े बड़े एजुकेशन के इदारे चलाता था, ये सारे NED डाओ, आप मतलब बंदा बोले तो क्या बोले, हमारे असासे हैं, हमारे पास नहीं है। ये बहविश आप बोलें, क्योंकि मुझे तो इस बात पे बहुत गालियाँ पड़ती हैं कि कराची वाले अक्सर इस तरह की बातें करते हैं कि था क्या शहर, थे कौन, कहाँ। जो कल्चरल एलीट थी, जो पारसीज थे, जो हिंदूज़ थे, जिन्होंने पूरा शहर बनाया था, जो शहर चलाते थे, अगर आपने उनको मार के भगा दिया तो सारी बात एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक पोस्ट इस पे बनाई थी ना, एंड दैट वाज नॉट एन एथनिक पोस्ट, लेकिन वो इस चीज़ का बड़ा रिबटल था कि कराची को जब सिटी ऑफ लाइट्स अर्ली 1900 में कहा गया था, तो क्यों कहा गया था? वो किसी मतलब सॉरी टू से किसी मुसलमान की वजह से तो नहीं कहा गया था। आपका जो कराची का मेयर उस टाइम का था, उसकी वजह से कहा गया था। कराची को अगर किसी ने मॉडर्न कराची बनाए तो पारसी की वजह से बनाए, क्रिश्चियन की वजह से बनाए, हिंदू की वजह से बनाए, या प्रोग्रेसिव मुस्लिम की वजह से बनाए। इस आप तो नहीं कह सकते कि कराची बनना ही 47 के बाद आए हैं, जब वो अपने वो आइडिया है ना जो इजराइल कहता है कि कुछ भी नहीं था, मैदान था, हमने आके बनाया है। अबाव अजदाद छोड़ के आए थे और हमारा यहाँ पे फिर बाग खिलाए उन्होंने। कराची उससे पहले बंजर था और समुंदर भी वही लेके आए थे। कराची तो बहुत खूबसूरत था, और आज भी जितनी खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं वो प्री पार्टीशन ही मौजूद हैं। आपके सारे लेगेसी स्कूल्स जो आज हैं, सारे लेगेसी स्कूल्स, आप चाहे डाओ की बात करें, आप NED की बात करें, सब में आपका माइनॉरिटीज़ का कंट्रीब्यूशन है। आप NJV स्कूल की बात कर लें, सेंट जोसेफ, सेंट पैट्रिक, सेंट माइकल्स, कराची ग्रामर स्कूल, कराची ग्रामर अंग्रेजों जहाँ से आपका नहीं मतलब अंग्रेजों ने बनाया कराची ग्रामर। कराची ग्रामर बिल्कुल क्रिश्चियन थे ना, वो हमारा स्कूल है, वो हमारा स्कूल और अब है। इनके हाथ में नहीं पता है, और अब हम उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। आज एडमिशन नहीं ले सकते। कौन देता है? 1 लाख रुपए कौन पे करेगा? उसकी फीस कौन क्रिश्चियन पे करेगा? बता रहा हूँ, क्या वहाँ कोटा रखा गया है माइनॉरिटीज़ के लिए? हम तो अब वहाँ कदम भी रखना नहीं सोच सकते। हमारा ही स्कूल, हमारे ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हों, लेकिन अब वो हमारे हाथों से निकल गया। हमारी डिमांड है ये कि हमें ये वापस किया जाए। हेरिटेज प्लेसेस जैसे कि NJV स्कूल है, कराची ग्रामर स्कूल है, शेल्डन हाई स्कूल है, CMS स्कूल है, जहाँ से कायदे आज़म पढ़े हैं। देखिए कायदे आज़म का थर्मामीटर हिंदू जिमखाना पे नापा बना हुआ है। और आपका चीफ जस्टिस क्या बोलता है कि हिंदुओं को अगर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो वो नापा से परमिशन लें, और नापा उनको परमिशन, भाई क्यों नापा परमिशन देंगी जब उसका नाम ही हिंदू जिमखाना है? अब दैट इज़ लाइक कि आप किसी मुसलमान को कह रहे होगे, या आपकी मस्जिद या इमाम बारगाह में अगर कोई हमें इवेंट करना है या कोई प्रेयर करानी है तो आप किसी हिंदू से परमिशन लो या किसी क्रिश्चियन से परमिशन लो। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। मैंने खुद 3 साल नापा पढ़ा है, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन, बट द पॉइंट इज़ के ज़िया साहब बोलते हैं कि मुशर्रफ हेलीकॉप्टर पर बैठे हैं, बोले ये बिल्डिंग चाहिए, दे दी। इस तरह तो नहीं आप कल्चर मिटा सकते ना। भी देखें ये नापा की बात, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA साथ ही हमारा अदारा है ना। हमें हर
प्रोग्राम करने के लिए गवर्नर से परमिशन लेना। तो सामने है ना गवर्नर, बिल्कुल गवर्नर हाउस के सामने सारी अथॉरिटी, सारा इख्तियार, पूरी दुनिया भर में YMCA के अदारे मौजूद हैं। ये पाकिस्तान वाहिद है कि अपने ही अदारे में अगर हमने कोई प्रोग्राम करना है, हमें जाके गवर्नर के घुटनों को हाथ लगाना पड़ता है और उससे अपने ही अदारे में प्रोग्राम करने के लिए हमें कितनी जिल्लत नहीं उठाना पड़ती। वो तो YMCA की लोकेशन की वजह से है ना मेरे ख्याल से। नो, नॉट लोकेशन, वो राइट ऑपोजिट गवर्नर हाउस। नॉट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लोकेशन। नहीं, राइट पहले सारे तो हम प्रोग्राम एक और है, कुछ और राइट अपोजिट तो वहाँ पे ट्रिनिटी चर्च है, वहाँ पे तो ऐसा मसला नहीं है। मसला YMCA में कब्जा है वहाँ पर, इनका इख्तियार है। बिल्कुल पीछे आपका DIG ऑफिस है, यहाँ पे गवर्नर हाउस है, तो आपने अल्टीमेटली एक अनऑफिशियल काइंड ऑफ आपने इलीगल उसको अपने उसमें ले लिया, पोजीशन में ले लिया है कि अब कोई परमिशन होगी तो हमें इदारों से बात करनी पड़ेगी वहाँ पे इवेंट के लिए। क्योंकि पर्सनली मैंने एक इवेंट कराया हुआ है, तो यार वो वहाँ पे सिंपली वीडियो फुटेज और ड्रोन वगैरह भी एक स्पेसिफिक एरियल हाइट पे चलाने के लिए भी वो स्पेशली कोई 3 इदारों से आपने वो परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं तो वहाँ पे बेला रेस्टोरेंट चल सकता था, हाँ, शादियाँ हो सकती थी। शादियाँ हमें क्रिश्चियंस को अपने प्रोग्राम करने के लिए हमें इनसे भीख मांगना पड़ती है। और आप कौन सा, वो जो ऑडियंस आपसे ये कहती है ना जुल्म हम पे होता है, भी सीधी सी बात है, जब पाकिस्तान बना था हम बने बनाए थे, हम एजुकेटेड थे, हम सेहत के शोबे में बहुत ऊंचे थे। यहाँ जो पहला आई हॉस्पिटल था, सर ऑलैंड आई हॉस्पिटल जो शिकारपुर में, पूरे एशिया को, मेरा गाँव है, आपका गांव है, तो उस हॉस्पिटल की जाके अब खंडर कर दिया गया उसको। क्या वो सिर्फ क्रिश्चियंस का, यानी हर चीज़ हमसे छीनी गई, हमें चूड़ा बनाया गया। हम जो पढ़े पढ़ाए थे, हमें चूड़ा बनाया गया, हमें चूड़ा लेबल दिया गया, फिर हमें कहा गया कि आपके लिए सैनिटरी मिनियल जॉब सिर्फ अवेलेबल हैं। वो शेल्डन हाई स्कूल जिसने कायदे-आज़म को कायदे-आज़म बनाया, हमारे अदारों से पढ़ के, क्रिश्चियनों से पढ़ के कायदे-आज़म बने हैं, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन था, वहाँ रिस्पेक्ट थी, ह्यूमैनिटी थी। कायदे-आज़म को कायदे-आज़म बनाने वाले क्रिश्चियन अदारे, आज हमें चूड़ा कहा जाता है, आज हमें सैनिटेरियल जॉब्स जो है, मिनियल जॉब्स ऑफर की जाती हैं, तहकीर हमारी की जाती है। सेहत में हम थे हर जगह पे, अब वो भी हमसे छीन लिया गया, तालीम भी हमसे छीन ली गई। हमसे पूछो ना जो हम पे ज़ख्म लगे हुए हैं, जिससे उसकी मिरास छीन ली जाए, जिससे उसकी शनाख्त छीन ली जाए, जिससे उसकी तालीम छीन ली जाए, सेहत छीन ली जाए, सब कुछ छीन लिया जाए, फिर कहते हैं कि हम बराबर का सलूक करते हैं। आप you go and check the history and then I totally agree with pastor कि आपको अपने किताबों में बच्चों को बताया जाता है कि अल्लामा इकबाल कहाँ से पढ़े, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ से पढ़े। आपको बताया जाएगा सिंध मदरसे का, कभी आपको बताया कि कायदे-आज़म CMS से पढ़े, शेल्डन हाई स्कूल नर्सरी वहाँ से की है, फिर CMS में गए हैं। ये जो आपके व्यूअर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनसे पूछता हूँ कि कभी आपको पता चला कि कायदे-आज़म CMS से पढ़े थे? नो वन नोज अबाउट दैट, क्योंकि वो भी एक नैरेटिव क्रिएट करना है, कायदे-आज़म कहाँ से पढ़े, सिंध मदरसे, नॉट एट ऑल। लेकिन ये भी नहीं बताते कि कायदे-आज़म खोजा शिया थे, फिर पहले इस्माइली थे, फिर शिया थे, फिर बाद में अल्लामा इकबाल कार्ड कैरिंग मेंबर थे ऑफ सर्टन रिलीजन, फिर बाद में बदले। इट वाज अल्लामा इकबाल हु रोट व्हाट, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? अल्लामा इकबाल। इसमें भैविश ये जो लफ्ज़ है एक हिंदू, इसकी भी जो हिस्ट्री है कि दरियाए सिंध से आता है, सिंधु लफ्ज़ से हिंदू हो जाता है, वो रिलीजन से में भी इसका जो कनेक्शन है वो बाद में आया है। इट वाज यूज्ड जियोग्राफिकली फॉर द पीपल ऑफ दिस एरिया। सो एसेंशियली हम लोग सारे जो लोग यहाँ रहते हैं हिंदू हैं, सब जो दरियाए सिंध के इस पार रहते हैं, एटलीस्ट उस पार पश्तून अफ़गान, उनकी अपनी एक तारीख़ है, बट एटलीस्ट दिस साइड ऑफ द रिवर इंडस ये सब हिंदू हैं। अच्छा, मैं ये अब ये मजहबी शनाख्त बन गया हिंदू लफ्ज़, इट वाज नॉट अ मजहबी आइडेंटिटी। मैं तो आपको बता रहा हूँ, वो मैं एक आई लाइक टू शेयर अ फन मोमेंट। यहाँ पे ठट्ठा साइड का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, शेख था, तो नो ऑफेंस, मैं बाप तो हो गया, टू लेट, नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द शेख, लेकिन वो सिंधी शेख था, मतलब जो अरबी शेख हैं या उर्दू स्पीकिंग शेख नहीं, सिंधी शेख था। तो अच्छा मैं गया तो उसने कहा कि आप जैसे हमें रेफर, मेरा ही कोई एंसेस्टर ना हो सकता है, तो कहा कि शिकारपुर का शेख हूँ मैं।
इज अ रिच पार्टी। फिर अभी जाना चाहिए इनके पास। इनके पास आम होते हैं, बाग, आम के बाग इनके पास। मेरे पास नहीं है, एक टुकड़ा ज़मीन का नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं मिला मुझे। वो तो फिर आप पे सही इल्ज़ाम लगता है ना, कुछ था नहीं, सारा आपने ये नून लीग से बनाया। यूथी सही कहते हैं। ये सिर्फ जियाले हैं जो मेरे बारे में इस तरह के इल्ज़ाम फैला रहे होते हैं। ये जियाला जो बैठा है ना हमारे साथ बाय हार्ट कुर्सी से मैच करके शर्ट पहन कर आए हैं बहवेश भाई आज। जी सर बताएं, क्या क्या ठट्टा की चेक उन्होंने हमें रेफ़र किया जाता दीवान ना, कि ये दीवान आए हैं, तो उन्होंने कहा दीवान साहब आए, ये वो तो बैठे हुए थे, तो उन्होंने अचानक से कहा आप तो मेरे ननियाल हैं। मैंने कहा भाई व्हाट, मैं कैसे ननियाल हो गया, तुम शेख, मैं थर का महेश्वरी जाके पहुंचा। तो फिर उन्होंने मतलब मुस्लिम सिंधी मुस्लिम शेख एक्सप्लेनिंग कि कैसे ठट्ठा साइड के जो शेख थे, और जो ये सारे अभी सारे शेख कहते हैं कि हम तो सऊदी अरब से आए थे, ये वो सारे कन्वर्टेड हैं। और मतलब ये एक मास कन्वर्जन हुई थी इन 1800, ये रिसेंटली कन्वर्टेड। जो आप बात कह रहे हैं कि सिंधु दरिया पे जो रहते थे वो सारे ही हिंदू थे, एंड एवरीवन इज़ आइदर के किसी को 500 साल हुए हैं, किसी को कौम को कन्वर्ट हुए, किसी को 200 साल, किसी को 100 साल, किसी को 50 साल, बट और वो कन्वर्जन फिर अभी जबर पे होती जा रही है। और जिसको कहते हैं फोर्स कन्वर्जन, जो हमारी एक मेजर डिमांड है कि, और लोग अक्सर कहते हैं कि यार आपने फोर्स कन्वर्जन को बहुत ज़्यादा ओवरडू कर लिया, कि हर बार आप आते हो यही चूरन या मंजन बेचते हो। भाई वो चूरन मंजन नहीं है कि हर साल हम आते हैं, हर साल आपकी 2000 बच्चियाँ, 2 से 2500 बच्चियाँ कन्वर्ट होती हैं, और जिसमें से मेजॉरिटी 70 to 75% अंडर एज बच्चियाँ हैं। और अगर किसी पे हो तो देन हुई है स्टोरीज़। कोई माइनॉरिटी राइट्स मार्च पे आए, आप विक्टिम्स को स्टेज पे देखेंगे, आप विक्टिम्स को देखेंगे कि दे विल बी टेलिंग देयर ओन स्टोरीज़। आप आरजू राजा का केस ले लें, आप हुमा मसीह का केस ले लें, और आप मुस्कान कुमारी का, बहुत सी बच्चियां हैं। मतलब ये वो अच्छा। और इसमें वही वाली बात है कि हम जब बात करते हैं, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है और फिर एथनिक माइनॉरिटीज़ दुआ ज़हरा थी। इसको एक डिटेल में ज़रा डिस्कस करते हैं। वो कन्वर्टेड वाली जो बात थी, सभी कभी ना कभी तो कन्वर्ट हुए ही हैं, तो मे बी आई थिंक प्रॉब्लम इज़ इंडिया में लोग एज एन इंसल्ट यूज़ करते हैं कि तुम लोग तो सारे ही कन्वर्टेड हो, तो वो कभी ना कभी तो सभी कहीं ना उससे कन्वर्ट हुए होंगे। इट्स द वर्ड, जिस तरह पहले अगर कोई अपने आप को कहता मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, ये मसला नहीं था मैं हिंदू मुसलमान हूँ। इट्स नाउ क्या आपने उसकी इतनी बाइनरी ड्रॉ कर ली है। जो अब लड़कियों का वाक़या है, मुझे रिसेंटली किसी ने बताया, एंड आप तो एक शेल्टर भी चलाती हैं तो प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा कि अप टू, उन्होंने तो खैर एग्जैक्ट नंबर बोला था, मुझे बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने अप टू लगा दिया, कि दिन की पूरे पाकिस्तान में कुछ तकरीबन 1000 लड़कियां पिकअप हो रही हैं और ये किसी को पता भी नहीं चलता। और जो रिपोर्ट होती हैं वो उससे 10% है, और जो केस होते हैं वो उससे भी 10% है। तो जितने केसेस चल रहे हैं आप उसको इंटू 100 कर लेंगे, इतना बड़ा मसला है। देखिए ये तो इंटेंशनली किया जा रहा है, ये तो एक नस्ल कशी की तरफ रवैया जो है ये निशानदेही करता है। क्योंकि जब आप छोटी बच्चियों को उठाते हैं तो क्योंकि वो छोटी होती हैं, वो ज़हनी तौर पे मज़बूत नहीं होती, जिस्मानी तौर पे मज़बूत नहीं होती, और फिर ज़्यादातर ये जो बच्चियां उठाई जाती हैं ये गरीब और गैर तालीम याफ्ता लोगों की उठाई जाती हैं। और ज़्यादातर आपको पता है माइनॉरिटीज़ में गुर्बत ज़्यादा है और तालीम की भी अब बहुत ज़्यादा शदीद कमी हो गई है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि बहुत से केस हमें लोग पेरेंट्स बात करते हैं लेकिन वो पुलिस में जाने के लिए तैयार नहीं होते। वो उस वक्त तो शायद दुख, वो सोचते हैं शायद पता नहीं हमारे पास कोई ऐसी फोर्स होगी कि हम जाएंगे और उठा के बच्ची उनकी वापस ले आएंगे। लेकिन जब प्रिया कुमारी का केस आपके सामने, प्रिया कुमारी 7 साल की बच्ची, यानी आप और सब छोड़ दें, आप आसमान ले गया, जमीन निकल गई, पता भी नहीं बच्ची आपका है। और उस पे प्रोटेस्ट करें तो डंडे पड़ रहे हैं सिंध पुलिस नहीं, वो डंडे पड़े ना अभी ये 19 जुलाई की बात है। ये जो हमने प्रोटेस्ट किया, वो जो शायद लोगों को समझने के लिए मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। प्रिया कुमारी जो कि एक हिंदू बच्ची और मुहर्रम के दिनों पे सबील पे पानी पिला रही थी ना, और वो तो एक इंसानियत का दर्स दे रही थी। उसके वालिदैन एक इंसानियत को मोहब्बत करने वाले लोग थे, मज़हब का दर्स नहीं दे रही थी। वहाँ से वो पिकअप में ये हिंदूज़ का मुहर्रम में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा,
जो शिद्दत पसंदी इसमें है हमारे दुख को समझने के लिए कि मुल्क आपके सूबे का वज़ीर दाखिला फ्लोर पे खड़े होके कहता है 27 जून को कि उस बच्ची का सुराग मिल गया है, ठीक है। अब एक सूबे का वज़ीर जो है वो ये वो ट्रेस हो गई है। अब आपको कौन सी चीज़ रोक रही है जब वो ट्रेस हो गई है, ठीक है। आप असेंबली के यानी एक कानून साज अदारे पर खड़े होकर एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे खड़े होकर आप एक डिक्लेयर कर रहे हैं उन वालिदैन को जो 3 साल से अपनी बच्ची को शायद मुर्दा तस्वर कर चुके थे या उम्मीद खो चुके थे। आपने एक उम्मीद डाली उनके अंदर कि वो बच्ची जो है वो ट्रेस हो गई है। अच्छा, फिर डेट दी जा रही है कि मुहर्रम के दिनों में वो मिल जाएगी आपको। 9-10 मुहर्रम को नहीं मिली। अच्छा, डीआईजी, हाँ जी, 12 मुहर्रम को हमने डंडे खाए। अच्छा, डीआईजी साहब ने कहा जी उसके ट्रेसेस मिल गए हैं। एक अदारों के हेड स्केचेस ला रहे हैं जो आजकल बच्चा एआई पे स्केच बना सकता है ना, कहा या हमें किसी ने स्केच, यार मतलब आर यू किडिंग विद अस के, मतलब आप सही में हमारा मजाक बना रहे हो कि आपको एआई बेस्ड स्केचेस दिखा रहे हो कि बच्ची का मतलब किसी ने बताया हमने स्केच बनाया, और लिटरली वो एआई स्केचेस है। अभी हम बातें बाहर करते हैं तो कहते हैं कि आप अंदर की बातें बाहर कर रहे हो। ये बंद कमरों की मैं बातें कर रहा हूँ। एआई स्केचेस दिखा के कहते हैं कि ये बच्ची को हम ढूंढ रहे थे तो किसी ने उसका क्लू बताया तो फिर हमने स्केच बनाया। एंड व्हेन आई एग्जैक्टली चेक्ड वो एआई स्केच है जो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। वो बच्ची अक्सर जो क्या उसे कहते हैं प्रिया कुमारी से रिलेटेड जो स्केचेस आपको दिखाई देंगे, तो वो एआई स्केच जो ऑलरेडी मीटिंग से पहले सोशल मीडिया पे अवेलेबल था। एंड दे वर शोइंग अस कि मतलब हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। और पीसफुल प्रोटेस्ट पे आपने डंडे बरसाए हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट को सिंध पुलिस और दिस वाज शॉकिंग। इनकी प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी है, ये जो बहवेज जिन पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं उस पार्टी ने डंडे पड़वाए। व्हाट रॉन्ग इज रॉन्ग। आप चाहे कि मतलब पीपल्स पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, जब आपके अंडर एक पुलिस आती है ना, पुलिस इज योर सर्वेंट। मैं तो कहता हूँ कि दीज सिविल सर्वेंट्स आर योर सर्वेंट, क्योंकि वो आपके टैक्स पे दे गेट पेड ना, चाहे कि वो आईजी हो। दे आर द सर्वेंट्स ऑफ द एलीट। अभी बलूचिस्तान की प्रेस क्लब पे कल हुई है, उनको डंडे पड़े हैं। कल बच्चियों को उठा लिया, 6 साल लड़कियां रिक्शे से उतरी हैं और वो प्रोटेस्ट के लिए नहीं आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई थी, रिक्शे से उतरी, उनको भी अरेस्ट कर लिया था। और उनको भी पता होता है, बिकॉज आई थिंक निदा किरमानी ने बोला था कि वो भी गई थी, वो गई, उनको नहीं कुछ किया। कुछ लोगों को पता है कि अच्छा यार ये पीछे कुछ है, पीछे ना भी हो तो एटलीस्ट शक्ल पे आ जाता है, अच्छा यार ये बलोच नहीं है या ये सोशल क्लास नीचे नहीं है इनकी, तो थोड़ा मुश्किल होगा उठाने को। उनको भी उठा लेंगे, उनको भी एक दफ़ा अरेस्ट कर लिया। लेकिन निदा किरमानी तो हैज बीन अरेस्टेड। बट एटलीस्ट पुलिस ये देखती है कि आपकी सोशल क्लास क्या है, आपकी एथनिसिटी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, फिर उस एक हायरार्की के हिसाब से डंडे भी पड़ते हैं लोगों को। आपको पता है वो 3 तलवार पे मतलब तारीख में आज तक नहीं हुआ कि माइनॉरिटीज़ के हमने बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, पुलिस हैज बीन कोऑपरेटिव। इस बार वाटर कैनन्स लाए गए, वाटर प्रिजन वैन्स आ गई थी। और जब हम पूछ रहे हैं कि क्यों लाए हैं, लिटरली इनसेंसिटिविटी की हद ये होती है कि कहते हैं कि आपको पानी पिलाने के लिए, ठंडा शरबत पिलाने के लिए। मतलब कौन से पुलिस ऑफिसर थे? डीआईजी। और किससे मजाक कर रहे हैं? मैं भी वहाँ खड़ी थी, शीमा करमानी साहिबा वहाँ थी, हम भी एज एन इंस्पिरेशन लेते हैं। इतना मॉकिंग करते हुए उन्होंने शीमा जी को, ये तो आपको पानी पिलाने के लिए लाए हैं, प्रिजन वैन्स और वाटर कैनन। शेम ऑन यू डीआईजी असद रज़ा। लाइक वी वर शॉक्ड। और अभी भी शीमा जी उस सारी बात को याद कर हायर अब से पॉडकास्ट सुनते हैं डीआईजी असद रज़ा, अगर इन बातों पर उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो मुझे पता है कौन कौन ये पॉडकास्ट सुनता है। अच्छा शीमा जी, आपने फिर आप मतलब स्टेट का रवैया, क्योंकि पुलिस स्टेट है ना, आप ऐसे नहीं कर सकते कि स्टेट पुलिस नहीं है। शीमा जी को आप आर्ट्स पे उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देख के एक तरफ आप कहते हो कि मैम आप पाकिस्तान का चेहरा हो, दूसरी तरफ आप उनको मॉक कर रहे हो। या तो मे बी असद रज़ा डिड नॉट नो कि हु शीमा जी इज, लेकिन हम सारे अच्छा ना जाने ना भी जाने, ही नोज वेरी वेल। मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि जानते हुए कि आपके स्टेट ने एक आर्टिस्ट को इतना एक्नॉलेज किया हुआ है, आप उसके मुंह पे ड्यू टू एक्सपीरियंस वो उनकी क्या स्ट्रगल है और सब छोड़े हैं, रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, वो किस कॉज के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, एक बच्ची के लिए प्रोटेस्ट कर रही है ना, आपके इनकॉम्पिटेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करी, उसके ऊपर आप अपना दावा बोल रहे हैं।
यानी नहते प्रोटेस्टर्स के ऊपर वाटर कैनन मंगाना, ये जाए ना जिनके पास बच्ची है। अब मेरा तो सवाल ये, जब वज़ीर दाखिला ने कहा हमें ट्रेसेस मिल गए हैं, हमें पता है, अच्छा उसके बाद बड़ी तस्वीरें भी लगाई, बड़ा मीडिया पे उसको क्रेडिट लेने की भी कोशिश की है। आप एक बच्ची पे सियासत कर रहे हैं, आपको पता है किसके पास है बच्ची, बिल्कुल इनको पता है, लेकिन वो बच्ची किसी बड़े के पास है तो वो बच्ची वहाँ से लाना इनके मतलब लिए स्टेट इतनी बेबस है क्या? मतलब तो इसको अगर खुलकर जो लोग नहीं समझ रहे, शायद जो हम कहना चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक रैकेट है जिसमें बच्चियां उठाई जाती हैं, और इस रैकेट के पीछे बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े एलीट लोग कुछ शामिल हैं, जिसके खिलाफ हमारी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस भी बेबस हो जाती है। क्योंकि मेहदी अली काज़मी भी जब आए थे, उन्होंने बोला जब पहली दफ़ा 8 अगस्त को दुआ ज़हरा को लेकर गए तो पूरी पुलिस ने प्रोटेक्शन दी, टिकट दी, सब कर। तो अगर इस बच्चियों के अगवा करने में जो लोग मुलव्विस हैं उनको पुलिस और ब्यूरोक्रेसी प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो कितने ही बड़े लोग हैं। इस पे शहजाद मैं तो कहता हूँ कि शुगर कोट छोड़ के आपने ओपनली बात करनी चाहिए कि होता क्या है और इसकी हायरार्की क्या है। आपके सिंध में, अगर सिंध की बात करते हैं, और पंजाब में दो, और स्पेशली जो साउदर्न पंजाब साइड है, आपके बहुत बड़े मदारिस बने हुए हैं स्पेसिफिक ग्रुप्स के, जिनके लीडर्स भी हैं, जिसका अगर नाम लें तो अयूब जान सरंदी है और मियाँ मिट्ठू है, ठीक है। सिंध में वो है, पंजाब साइड दूसरे हैं, ठीक है। और आपके ये जो लोग हैं दे गेट फंडिंग। सालों साल पीपीपी ने टिकट दी मियाँ मिट्ठू को, पीपीपी ने फिर टिकट देना छोड़ी तो पीटीआई ने टिकट दी, और एवरीवन गिव्स देम द टिकट, क्योंकि इनके पास वोट बैंक है। सबसे पहली बात तो ये, जो नौतन लाल को अक्यूज़ किया था उसमें जो पार्टी कोर्ट में है वो कौन थी? इट वॉज द पीपल फ्रॉम मियाँ मिट्ठू क्लैन। आपके मियाँ मिट्ठू वालों को आपको बाहर से फंडिंग आती है, उनको कहा जाता है कि अच्छा ये होता क्या है कि आपको बाहर के ममालिक से आती है फंडिंग कि ये बच्चा है, फॉर एग्जांपल बैविश कुमार है, उसको आपने कन्वर्ट करना है, उसको आपने मुसलमान करके इसकी वेलफेयर ऑफ लाइफ के लिए वी आर डेडिकेटिंग अ फंड ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं जो फ़ंड कह रहा हूँ वो करीब सेम ही है, 1 मिलियन रुपीज़, ठीक है। अच्छा 1 मिलियन में ये क्या करते हैं, ये ढूंढते हैं, देन दे कोलैबोरेट विथ वहाँ के जो ज़मींदार हैं, जागीरदार, जिनके पास ज़मीन है, क्योंकि ज़मीनों पे जो अक्सर हारी काम करता है, वो अक्सर जो हारी सिंध में है ना, वो आपका शेड्यूल कास्ट हिंदू है, अक्सर हारी। चाहे आप शिकारपुर में भी देखें, मीरपुर का साइड देखें, नीचे उमरकोट तरफ जाएं, या आप अपर सिंध की तरफ आएँ, तो वो जो शेड्यूल कास्ट हारी है वो अक्सर डेट में होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। शेड्यूल कास्ट हिंदू मींस दलित, जैसे मतलब सॉरी टू से, लेकिन सोसाइटी जैसे अनटचेबल या अंग्रेज अनटचेबल कहते थे, हुई एट माइनॉरिटी राइट्स मार्च टोटली रिजेक्ट दैट टर्म। तो वो जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उनको वो होते हैं डेट में, क्योंकि वो गरीब है, वो अक्सर जागीरदार की डेट में होते हैं, मतलब उन्होंने अपनी जो पे है उससे ज़्यादा उन्होंने मालिक से लिया होता है। तो जब लिया होता है तो वो उन पे काबिज़ होता है, उनकी सोच पे भी, उनके जीने पे भी। तो वो फिर जो आप ये अक्सर देखते होंगे, मियाँ मिट्ठू के पास आके 400 हिंदुओं ने एक पूरा का पूरा गाँव कन्वर्ट हो गया। आपको क्या लगता है कि रज़ा से सारे कन्वर्ट हो रहे हैं? दिस इज़ अ प्रॉपर रैकेट कि आप जो डेट में लोग होते हैं, क्योंकि मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की हुई है पर्सनली, और हमने हमारे में इस पर काम किया हुआ है कि ये डेट में जो लोग होते हैं, ये पूरा इकनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, आपकी कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। अगर ये पूरा पॉवर्टी पे, आपकी गुर्बत इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गुर्बत के बाद आपका जो जागीरदारी निज़ाम में फ्यूडलिज्म बड़ा इस पे फैक्टर है। उसके बाद ये जो आपके रिलीजियस क्लर्क्स हैं, मियाँ मिट्ठू टाइप, अयूब जान सरंदी, कराची में गजाला जी से ज़्यादा किसको पता होगा, कन्वर्जन का कोई भी केस हो, कोई भी केस जो आपका सनत इस्लाम जो जैसे कहते हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट, वो देने वाला एक ही बंदा होगा, एक या दो सिमिलर फेसेस। मतलब पूरे कराची में कोई और तीसरा अच्छा मौलवी है ही नहीं कि जो आपको कन्वर्ट करने में हेल्प करे। इट इज़ ऑलवेज द सेम पर्सन। एंड हाउ? क्योंकि इनको ऊपर से पैटर्नेज है, ऊपर से कौन पैटर्न करता है वो आपको भी पता है, मुझे पता है, क्योंकि उनके नाक के अंडर वही है जो मुल्क चला रहे हैं। ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता कि आप उनको नहीं पता कि 400 हिंदूज कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये 400 के अगेंस्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख रुपए एक ही वेलफेयर के लिए मिल रहे हैं, तो कितना अमाउंट जाता है? वो अमाउंट आपको लगता है कि ये खर्च करते हैं, ये उनके डेट से माइनस करते हैं। ये मैं रियल स्टोरीज बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा रैकेट इस तरह चलता है। वाई? क्योंकि अभी ये पॉडकास्ट अर्ली हो रहा है तो इट इज़ नॉट बीइंग पब्लिश, वरना ये पूरी रिपोर्ट पब्लिश होनी कि किस तरीके से ये रैकेट चलता है, किस तरीके से डेट
पे जो लोग होते हैं, आप उनका पैसा जो उनके वेलफेयर के लिए, क्योंकि अगर कोई मर्जी से मुसलमान हो रहा है, से कहाँ आ रहा है? मुस्लिम मुल्क जो बाहर, हाँ, मुस्लिम ममालिक से आता है पाकिस्तान में पैसा, और इसी पर्पज़ के लिए आता है। आप अपने फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट्स चेक कर लें, वो किन अकाउंट्स में क्या टाइटल होते हैं, वो सारे वी कैन टोटली टेल के इस पे भी एक पूरी रिसर्च होनी चाहिए। आपके जो बाहर से ज़कात और हज के जो आप सब्सिडीज़ देते हैं, उसको किस तरीके से आप बैलेंस करते हैं, वो पैसा आता कहाँ है और फिर आप बैलेंस किस तरह करते हैं, ये सारी बाहर से आपकी फंडिंग इस तरीके से आती है। और वो इन्हीं जो मदरसे होते हैं, बड़े बड़े रैकेट्स होते हैं, या बड़े बड़े जो पॉकेट्स हैं, जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, जो बड़े बड़े पॉकेट्स हैं, जैसे पंजाब में कुछ बड़े पॉकेट्स हैं, सिंध में बड़े पॉकेट्स हैं, फिर इनको कहा जाता है कि आपने इस तरीके से हमारे साथ डीलिंग करनी है। आप देख लेना मियाँ मिट्ठू की, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, फ़ोटोज़ किसके साथ हैं, किन के साथ वो बंदूकें चला रहा है, किसके साथ वो सारी शूटिंग कर रहा है, तो वो किन के साथ है। अयूब जान सरंदी के साथ आके हर कोई फ़ोटो क्यों खिंचवाता है? मतलब देयर मस्ट बी समथिंग ना। पंजाब में आप जैसे वही, पंजाब में अगर टीएलपी एक बड़ा फैक्टर है, तो सिंध में ये दो बड़े फैक्टर्स हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये मजहबी एंगल है इसमें, पेस्टर ग़ज़ाला, इसमें सिंध आप डील करती हैं, आप एक शेल्टर भी चलाती हैं। अगर हम खुलकर सच बोले तो इसमें जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो सेक्स क्राइम्स का फैक्टर है। हमारे कसूर का भी एक स्टोरी आई, फिर पता चला बड़े लोग थे उसके पीछे, वो स्टोरी दब गई। तो ये जो एक पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री है और सेक्स क्राइम्स जो हो रहे हैं बच्चों के ख़िलाफ़ स्पेशली, ये एक दूसरा बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चियां गायब होती हैं। देखें, जो बच्चियां अभी तक हमने रिकवर की हैं उसमें कोई पोर्नोग्राफी के लिए तो नहीं इस्तेमाल हुई। ये तो हमें अभी तक जो रिकवर की है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन एक फैक्ट है कि जितनी बच्चियाँ भी गई हैं वो शादी के एम्बिट में गई हैं, लेकिन वो सारी बच्चियाँ बताती हैं कि उनको, यानी कोई बच्ची बताती है उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर गए थे, किसी को जी शवारमा ले दें, कुछ ना कुछ ऐसे एंटाइस कर लेना बच्चे को, या क्योंकि छोटा बच्चा ग्रूमिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या सारी बच्चियों की एक चीज़ कॉमन है कि सबसे पहले उनके साथ रेप होता है, सबसे पहले रेप करके उनको ट्रामाटाइज किया जाता है। माइनर्स, सारी माइनर्स, सब माइनर्स, 12 साल, 13 साल, 10 साल, 14 साल से नीचे की बच्चियाँ सारी। अच्छा, सबसे पहले उनके साथ रेप होता है। अच्छा, इसमें भी मैं बात करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन नहीं है, ना स्कूलों में ना घरों में, इसे समझा जाता है कि नहीं, बात ही नहीं करनी। तो उन बच्चियों को तो अंदाज़ा ही नहीं ना होता जब उनके साथ सेक्सुअली एक्टिविटी की जाती है, तो दे हैव नो आइडिया कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद दैम। ये तो सेक्स का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनको नहीं समझ होती कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो तो एक गिल्ट में आ जाती हैं, एक शेम में आ जाती हैं, अब कैसे, क्या हो गया हमारे साथ। अच्छा, उसके बाद फिर उनकी वो शादी का और इस्लाम कबूल का, और आपको हैरत होगी कि कई बच्चियों को हम बताते हैं, उनको नहीं पता होता वो मुसलमान है, क्योंकि ना उनको कलमा पढ़ाया, ना उनको बताया। उनको तो बस जाके ये कहा फ़ातिमा लिखो या प्रैक्टिस करो, या ज़्यादातर के तो नाम ही फ़ातिमा। ये भी आप एक साइकोलॉजी देखें ना, फ़ातिमा का नाम क्यों रखा जाता है इन बच्चों को? आयशा और फ़ातिमा, ज़्यादातर फ़ातिमा या आयशा ये रखा जाता है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे आर नेम्ड एज फ़ातिमा, एक रिलीजियस एफिलिएशन है ना। अच्छा, ये फ़ातिमा है, तो वो जो एक मजहबी आपने वो जज्बा जगाना है मेजॉरिटी का, इसलिए उसे वो नाम दे दिया जाता है। वो उन बच्चियों को हम बताते हैं कि आप तो मुसलमान हैं, ये आपका सर्टिफिकेट, उन्हें उस सर्टिफिकेट का भी नहीं पता होता है। तो आप ये तो एक इंटेंशनली देखें। अब हो हाँ, एक केस ऐसा आया जिसमें एक बच्ची को मुसलसल वो जो शख्स ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा था, उसका बाप भी इस्तेमाल कर रहा था, 13 साल की बच्ची, और उसके बाद उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और वो जब बच्ची वापस आई थी, शी वॉज़ प्रेग्नेंट आल्सो, और कुछ पता नहीं वो किसका बच्चा, और फिर उसको एकदम 104 बुखार चढ़ जाता था। इतनी हमने 3 बार उसकी फुल इन्वेस्टिगेशन करवाई, हमें पता ही नहीं चलता था कि रीज़न क्या है। वो फिर एक दफ़ा फूट के रोई, इतना वो रोई। उसने फिर बताया कि ना मैं ये अपने बाप को बता सकती हूँ, ना ये मैं अपनी माँ को बता सकती हूँ, ना मैं पुलिस ऑफिसर को बता सकती हूँ, मुझे हर रात दूसरे मर्दों को दिया जाता था।
अब ये मैं समझती हूँ कि शायद वो क्योंकि हम बहुत शिद्दत से पैरवी करते हैं इन केसेस की और उन बच्चियों को रिकवर कर लेते हैं 3 माह में 6 माह में, तो शायद उस लेवल तक अभी के बाद में उनको इस्तेमाल करके पोर्नोग्राफी के लिए भी यूज़ करें, वो अभी शायद स्मगलिंग भी तो होती है, मैंने सुना है दुबई और टर्की भी यहाँ से गायब होती हैं और फिर भेज दिया जाता है। भी ये तो जो हम कहते हैं ये बच्चियाँ तो वो ना जो रिकवर हो गई, बात ये है कर रहे हैं कि जो इतने ज़्यादा केसेस हैं वो रिकवर ही नहीं ना होती, अनरिपोर्टेड केसेस हैं, वो बच्चियां कहाँ जाती, क्योंकि अदारे भी फॉलो अप नहीं करते ना, कोई भी कानून के हिसाब से 7 साल तक अगर कोई वो रहता है मिसिंग है ना, तो देन ही विल बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड। अब सड़क पे इतने बच्चे हैं, कच्ची आबादियों में इतने बच्चे हैं, ना उनका बेफॉर्म होगा, ना वो अस्पताल में पैदा हुए होंगे, बाय फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान दे डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि आपकी तो कोई पर्चा ही नहीं है ना कि ये एग्जिस्ट भी करता है। वो 18 के बाद NIC बनाए ना बनाए, शेड्यूल कास्ट के साथ सबसे बड़ा मसला शहजाद यही है ना, आपने उनको वहाँ से गायब कर दिया तो कौन, तो वो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उसके बाद आप उसका नकली बेफॉर्म बना दो, पासपोर्ट जो बनाना है बना दो ना, फिर तो ले जाओ मुल्क से बाहर। जो आपके केसेस आते हैं थर पार्कर से, स्पेशली मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासर ये होती है, और क्योंकि ये अंडर सम फ्यूडल होते हैं, इनके CNICs नहीं बनते। अच्छा वो एक हमारा वो कल्चरल थिंग है ना कि औरतों के शनाख्ती कार्ड जब तक 18 की नहीं बनवाते, कुछ बनवाते ही नहीं उसका ना, जब 18 की होती है बाद में बनवाते हैं। तो अब वी हैव स्टार्टेड ग्रूमिंग देम, और इनको बताना, अवेयर करना कि आप अपना बच्ची पैदा होती है बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाएं, बेफॉर्म भी बनवाएं। लेकिन जो चली गई उनके ना बेफॉर्म बने होते थे ना बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन हमें पता है, पेरेंट्स को पता है कि यार वो 12 साल की है, 13 साल की। आप उनकी जो टेस्ट होते हैं, आप बाय उनकी टूथ टेस्ट कर लें, आप उनके जो भी एज टेस्ट के जो भी तरीके आप कर लें, वो 12 से 14 साल की होंगी। लेकिन क्या होता है कि उनके कोई भी वो सरकारी एविडेंसेस नहीं होते, तो आपने उनको कन्वर्ट कर लिया, इजीली कन्वर्ट करके फिर दिल चाहे, मतलब एक बच्ची जो दिखने में ही 14 साल की रखती है, आपने उसको 22 साल का कह दिया। नहीं तो वो अभी तो प्रिया हमारे सामने एक बड़ा सामने आया हुआ केस है ना? मैं तो वही कह रहा हूँ, आसमान खा गया, जमीन निकल गई। She was 7 when she went missing। मतलब 3 साल हो गए अभी, इस मुहर्रम पे 10 मुहर्रम को 3 साल हो गए। ये पुलिस की इनकॉम्पिटेंसी है या आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, एक बहुत बड़ा केस, मतलब आपके सामने एक बहुत बड़ा केस है, आप कहाँ गई? अच्छा, इसमें भी आप देखें प्रिया कुमारी केस, क्योंकि अभी इस पे बहुत बात भी हो रही है। अदारों ने कह दिया पता चल गया, होम मिनिस्टर कह रहा पता चल गया, प्रोटेस्ट हुआ, हमने डंडे खा लिए, और इन्होंने मुलाकात के लिए बुला लिया, और जो तस्वीर एक ऑफिशियल खिंचवाई गई, आप अगर उस तस्वीर को ही देखें, बल्कि अगर दिखा सके, वो माँ रो रही है, बाप रो रहा है, और जो हमारे सारी ऑफिशियल्स हैं उनके दांत निकल रहे हैं। यानी हम वो तस्वीर देखकर हैरान हो गए कि ये कोई आपने किला फतह किया था या आप बच्ची ला के माँ को दे दी थी, जिस बात पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे भेजिएगा ये तस्वीर, आई पुट इट अप। हाँ जी, वो भेज देंगे आपको, तस्वीर जरूर डालिएगा। सोसाइटी का अलमिया ये है, सोसाइटी मतलब मैं ऑब्वियसली कुछ चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये सारे पुलिस भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है, कि जब उसकी माँ बेटी के लिए आवाज़ उठाने की करती है तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, माँ का। अब मैं क्योंकि शी इज़ अल्टीमेटली एक विक्टिम की माँ है, तो मैं ज़्यादा पब्लिकली बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वरना आई विल बी पुटिंग माई पार्ट। लेकिन जब शी स्टार्ट्स डिमांडिंग द रिकवरी ऑफ हर चाइल्ड, तो तब उसकी इज्जत पे बात की जाती है, तब उसके कैरेक्टर पे बात की जाती है। और ये ऐसे नहीं है कि तो यहाँ पर बहुत आम और ऐसे नहीं है कि कौन वो बात कर रहा है भाई। मैं जब अभी केयर टेकर हुकूमत थी, वो जो होम मिनिस्टर साहब थे, वो हम किसी और केस के सिलसिले में मिले, तो हमने कहा कि हम तो प्रेफर ये करते हैं कि जो भी एक्टिव केस हो उसकी बात करें। जब उनसे होम मिनिस्टर साहब से बात करें, ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ था, तो उन्होंने उसी टाइम कोई DIG को कॉल कर ली, मुझे नाम नहीं याद, तो DIG कहता है कि सर वो द मदर इज़ नॉट कोऑपरेटिंग, और वो एक फ़ोन है मदर का, उसका जो कोड है वो नहीं दे रही। हाँ जी। यार मतलब ये शहजाद, मतलब कौन सा फ़ोन है कि जिसका कोड पुलिस नहीं खोल सक रही, मतलब एंड इट्स बीन 3 years। खोल सकते हैं नहीं तो फिर माँ की कॉपरेट, अगर एक बच्ची गायब हुई है
बच्ची नहीं मिल रही, तो माँ की आपको क्या कॉपरेशन चाहिए? आपका काम है बच्ची को रिकवर, माँ का क्या ताल्लुक? नहीं, मतलब कितनी भौंडी रीजन थी है ना कि मतलब माँ फोन का कोड नहीं खुल रहा, मतलब कोई सेंस समझ आ रहा है, अदारे डिकोड नहीं एक फोन कर सकते होगा माँ के फोन कुछ भी हो, लेकिन मतलब इदारों से फोन नहीं खुल रहा 3 साल से। आप ये रीजन दे रहे हैं कि माँ जी कोऑपरेट नहीं कर रही कि उसके डी कोड, और जब आपने क्या किया है, आपने उनके घर के टाइल्स भी खोदे हैं, आपने उनकी दीवारों के अंदर भी देखा है कि कहीं पे बच्ची को गाड़ तो नहीं दिया है, कोई और एविडेंस तो नहीं है। आपने उनके साथ जो करना था आपने बिल्कुल किया है, लेकिन देन आप कहते हैं कि बस वो सारी बात किस पे आके टिकती कि माँ का फ़ोन नहीं खुल रहा, जबकि माँ कहती है कि मुझे आप फ़ोन फॉर एटलीस्ट 2-3 आवर्स दो तो मुझे वो कोड याद आए कि 3 साल पहले यार मुझे भी अपना कोड याद नहीं होगा। क्वेश्चन क्यों दो, अदारे खोल लें ना। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ वो क्या रहे वही है, लेकिन इदारों की इनकॉम्पिटेंस चेक करें कि इट्स बीन 3 years उनसे एक फ़ोन का कोड उनको पता है बच्ची कहाँ है, वो किसी बड़े के पास है और अब ये लाने के लिए ये बेबस है। तो इसमें ये जो ट्रम्प कार्ड है उनके पास कि भाई अगर कोई शोर मचाए, जाहिर बात है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मुल्क में अगर बोला जाए एक बच्ची गायब हो गई, बच्ची नहीं मिल रही, शोर मचेगा। लेकिन फिर आप आगे से अगर बोल दें कि बच्ची गैर मुस्लिम थी और अब उसने इस्लाम कबूल कर लिया, तो फिर एक खामोशी हो जाएगी। वो जो ऑलमोस्ट एक किडनैपिंग, रेप, इस तरह के केसेस हैं, उसको एक सक्सेस की तरह पेश किया जाएगा कि यार देखें बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया। अगर प्रिया कुमारी आती है और उसका नाम अनफॉर्चुनेटली कुछ और होता है, तो फिर आप देखिएगा कि मतलब जो भी आपका यहाँ पे अभी मेजॉरिटी कम्युनिटी से जो भी प्रिया कुमारी की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहा है, हाफ ऑफ देम वो टर्न ऑफ। वो 10 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, उसको क्या पता किसी मज़हब का क्या। अच्छा, वो काम क्या कर रही थी, वही गजाला जी बता के बैठी हैं, सबील पे वही दे रही थी, इंसानियत की खिदमत कर रही थी, ऑफरिंग सबील, मतलब वो कोई और तो गैर कानूनी कोई हराम काम या कुछ इस तरह नहीं कर रही थी। देन व्हाट मैं वही कह रहा हूँ, हिंदू चाहे आपके लिए या क्रिश्चियन चाहे आपके लिए, पारसी चाहे, इस मुल्क में इदारे बना के दें आपको, आपका इलाज करें, जो आपके यहाँ पे नर्सेज हैं आपका मतलब कचरा साफ़ करें, जबकि सफाई नस्फ़ ईमान तो हमारे लिए नहीं किसी और के लिए कहा गया है ना, लेकिन सब हम करें। और हमें आखिर में क्या मिलता है कि भाई आप एक सेकंड क्लास सिटीज़न हो, आप चाहे हमें सबील दो या आप इंटरफेथ हार्मनी का कुछ भी चूरन बेचो, लेकिन हमने आपके साथ यही करना है। एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग विद अस सिंस लास्ट 75 ईयर्स। और वही बात है कि अब बात तो हमेशा से हो रही है, अभी बात करना स्टार्ट हुई है। ये डिमांड्स में उसको हमने पूरा ऑर्गेनाइज़ करके 11 डिमांड्स 11 अगस्त के हिसाब से बताई हैं। और सबसे इसमें आई थिंक सो एक ये डिमांड डिस्कस होनी चाहिए कि हम अपनी प्राइमरीली आइडेंटिटी मांग रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आइडेंटिटी कैसे कि ये जो हमारे लिए एक नॉन मुस्लिम का वर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ ना किया जाए। नॉन मुस्लिम आप कब कहते हो? कभी आपने सुना है कि इंडिया में मुसलमान को नॉन हिंदू कहा जाए, या आप बाहर अमेरिका या इंग्लैंड वगैरह में आपको नॉन क्रिश्चियन कहा जाए मुसलमान या हिंदू को? नहीं, आपको मतलब आप जिस भी फेथ के हो आपको एज अ सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री ट्रीट किया जाता है, और उसके बाद जो भी आपका मज़हब है उससे पुकारा जाता है। हिंदू को हिंदू पुकारा जाता है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन पुकारा जाता है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप एक स्टेट रिलीजन को जो आपने बनाया हुआ है कि इस्लाम, तो आप उसको प्राइमरी बेस बना रहे हो, और फिर जो भी उसके दायरे में नहीं आता आपने उसको नॉन कर दिया, गैर कर दिया कि मतलब पाकिस्तान मुसलमानों का है तो पाकिस्तान इज़ ओनली फॉर मुस्लिम्स, और बाकी जो हिंदू क्रिश्चियन वगैरह वो नॉन मुस्लिम्स हो गए। मतलब हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई कि हम मुसलमानों से के गैर हैं। ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमानों का गैर हूँ, ये मुसलमानों के गैर हैं। ये नहीं कि ये पास्टर हैं, मतलब ये अपनी कम्युनिटी में एक अलग दर्जा रखती हैं, लेकिन उनको फिर भी पास्टर के तौर पे नहीं पुकारा जाएगा। इनको क्या पुकारा जाएगा? शी इज़ अ नॉन मुस्लिम, आई एम अ नॉन मुस्लिम। जबकि मेरी एक अलग शनाख्त है, मैं हिंदू हूँ, ये क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, कोई सिख है, कोई बहाई है, कोई अहमदी है, लेकिन सबको क्या नॉन मुस्लिम्स। तो दिस इज़ आर वेरी एक्यूरेट डिमांड कि ये जो नॉन मुस्लिम का वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जाए, हमें अपनी शनाख्त से पुकारा जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो 2 आर्टिकल्स हैं 41(2) और 91(3), इनको अमेंड नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं रिपील किया जाए। प्राइम मिनिस्टर अगर शहबाज शरीफ बन सकता है तो भवेश कुमार भी बन सकता है, अगर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बन सकते हैं तो पास्टर गजाला भी बन सकते हैं, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर आसिम मुनीर साहब बन सकता है तो हमारे में से भी कोई बन सकता है। एंड बन चुके हैं।
अगर एक होना कि नहीं ये बने ही नहीं कभी, आपके पाकिस्तान बनने के टाइम के शुरू के 2 आपके चीफ हैं वो नॉन मुस्लिम्स ही थे, जिनको अभी हम नॉन मुस्लिम कह रहे हैं। सर यहाँ पर तो ये हिसाब है कि आसिम मुनीर जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहे थे तो फिर पीटीआई ने कोशिश की थी कि बोल दिया जाए कि ये शिया हैं, तो वो एक दिन जो रुक गया था कि ये बने नहीं बने वो इस वजह से था कि रूमर्स पहले आ दिए थे ये शिया हैं, फिर नाम आ गया हाफिज। तो इस तरह ये मुल्क के हालात हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भैवेश कुमार तो दूर की बात, मेरे ख्याल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अजहर अब्बास भी नहीं बन सकते अभी तो। लेकिन स्टार्ट कैसे होगा ना, स्टार्ट ये होगा कि आप आइन में स्पेस तो रखें, मुझे पता है कि मैं बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ, वो मेरे मेरिट पे बात है। बचपन में हमें ऐसे लिखवाए जाते थे अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो अगर कोई हिंदू बच्चा बैठा है वो बोलेगा मैंने कोई ऐसे लिखा ही नहीं, तो मैं तो बन ही नहीं सकता ना इस मुल्क में। नहीं, बात ये है ना कि देखें ये मेरिट पे फैसले होने चाहिए ना। अब ये तो नहीं है कि मेरा बच्चा जो है वो हिंदू है या क्रिश्चियन है, वो हर मेरिट पे वो इंटेलिजेंट है, हर चीज़ वो प्रूव करता है, लेकिन मेरा बच्चा सिर्फ चूड़ा बन सकता है क्योंकि उसका मज़हब जो है वो इस्लाम नहीं है। ये बड़ी आप इसीलिए हमने इस दफ़ा पिछले साल से 11 अगस्त 2009 से मनाया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार जो माइनॉरिटी राइट्स मार्च की जो हमारी एक तहरीक है, जो हमारे कलेक्टिव्स हैं सिविल सोसाइटी के और लाइक माइंडेड लोग हैं, हम इसे रोड पर क्यों लेकर आए हैं कि इनके बंद कमरों से निकाला, जो केक काट के होटल्स के अंदर और बड़े बड़े ऑफिस में सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती थी। इस साल भी होंगे मैरियट में, शेरेटन में, पीसी में, लेकिन जो असल हकाइक या मसाइल की निशानदेही होगी वो वहाँ पर होगी ये माइनॉरिटी राइट्स मार्च के अंदर। तो क्योंकि आप ये कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारा बच्चा चाहे इंटेलिजेंट हो, चाहे मेरिट पे पूरा उतरता हो, चाहे वो दुनिया को फतह कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में वो ऊंचे ओहदे पे नहीं जा सकता क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। आप यूके में जावेद साजिद था जो खान है ना, मेयर ऑफ लंदन, नहीं जो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट भी बना था, जावेद साजिद या क्या उसका नाम था, उस पे हम खान मेयर है, ऋषि सुनक वाज द प्राइम मिनिस्टर। चलें उसकी भी बात करें, हिंदू कैन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, मतलब नहीं हिंदुस्तान का, इंडिया का वो सदर एक मुसलमान रहा है। यानी आप मज़हब की बुनियाद पे जो सियासत में भी आपने मज़हब घुसा दिया है कि डिस्पैरिटी, ये जो तफरका है ना, ये अक़लियतों से तो बढ़ता ही जा रहा है। अभी तो सारी सियासत ही इस बात पे चलती है कि तुमने जितना बड़ा नारा इस्लाम का लगाया, तुमने जितना बड़ा अपने आप को मुसलमान साबित किया, अब सियासत काबिलियत की बुनियाद पे नहीं है, आपके कामों की बुनियाद पे नहीं है। अब सियासत जो है, जो इलेक्शन भी लड़ा जाता है कि मैं कितना ज़्यादा ऊंचा नारा लगाता हूँ तहफ़्ज़ ख़त्म नबुव्वत का, चाहे वो असम्बली के फ्लोर पे है, चाहे वो अवाम के अंदर जाके, अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान, इसके अंदर मैं ज़्यादा अच्छा मुसलमान हूँ, मैं ज़्यादा कलमा पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा दरूद भेजता हूँ, मैं ज़्यादा इस्लाम की बात करता हूँ, तो इस बात पे इलेक्शन लड़ा जाता है। वो ख्वाजा आसिफ का याद है वो ट्वीट उन्होंने की थी जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हुआ था कि फ़तह करीब है और इस तरीके से कुछ, और जब अभी घड़ियाँ तुम्हारी हैं, वक्त हमारा है, हाँ इस तरह कुछ, और जब अभी यहाँ पे इन पे ज़ोर पकड़ा क्योंकि ये जो ब्लास्फेमी के केसेस हो रहे थे, फिर असेंबली पे चीख भी ये रहे थे क्योंकि इन पे बात आना स्टार्ट हो गई थी। नहीं तो वो तो हम शुरू में आपसे पूछ रहे थे कि भाई आप लोगों को क्या मसले हैं। इस वक्त टीएलपी के एक लीडर ने बोल दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो गला लेकर आएगा ना मेरे पास, उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेफ नहीं है, और ये बातें इसको इजी नहीं लेना चाहिए शहजाद, क्योंकि सलमान तासीर के लिए यही लफ्ज़ बोले गए थे और किया बाउंटी। एग्जैक्टली इसी वजह से कहा जाता है, इस वजह से नहीं कहा जाता कि ये लोग जाकर करेंगे कि यार अब काजी, हम कहते हैं गार्ड रख लो, ये रख, सलमान तासीर ने तो गार्ड रखे हुए थे और उसी के गार्ड ने मारा। सो आप किसी से नहीं बच सकते जब ये हो, और फिर ये जो पॉलिटिक्स आग के साथ खेल रहे होते हैं। ये कहा गया टीएलपी से, फिर जो अली मोहम्मद ख़ान है पीटीआई के, उन्होंने जाके असेंबली फ्लोर पर, ज़ाहिरी बात है वो इस हद तक नहीं जा सकते लेकिन थोड़ी हल्की बातें, यही पहले किया था जब टीएलपी ने थ्रेट शुरू कर दिए थे, फिर शेर अफजल मरवत ने भी बोल दिया था। तो एक पॉलिटिकल पॉपुलस का सपोर्ट जब इतनी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को मिलना शुरू हो जाए, तो ये किसी ने आग जलाई और आप फ्लेम थ्रोवर चला रहे हैं, फिर क्या बचेगा? नहीं, आपने अगर
मुमताज़ कादरी जिसको आपकी अदालत ने कातिल करार दे दिया है और आपके शराइन है MNA, उसका। आपके MPA, आपकी लीडरशिप उसको हीरो करार दे रही है, उसकी बुनियाद पे TLP का वजूद आया। कैप्टन सफदर आज भी मतलब मुमताज़ कादरी की बरसी पे जाता है और उसके मज़ार पे जाके है ना वो उसकी कब्र को चूमता है। आईनी तौर आपकी पर पार्टी के declared- कादिर पटेल ने भी इसी तरह हाँ, की तो- बातें की हैं, तो नहीं ये सभी ये शामिल आयरनी हैं। नहीं है। अब मुझे कैप्टन बताएं, सफदर, कादर पटेल, अली मोहम्मद खान, ये दिस इज़ द कैडरे ऑफ द पीपल ऑफ सेम माइंडसेट। Yeah. अब मसला ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में इनको डेलिबरेटली रखा जाता है कि आपने कहीं पे Yes. तो अपने वोटर को क्या पुश करना है कि हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, जो पेट्रोटिक वाली बात करेंगे, कहीं पे कि हम इस्लाम के पहरेदारी हम हैं, ठेकेदारी हम हैं, तो कादर पटेल को भी आगे किया जाता है। जहाँ पे फिर वो दबी दबाई बातें करनी होती हैं, फिर फरतुल्ला पापर को आगे लाया जाता है, फिर रज़ा रब्बानी को आगे लाया जाता है। तो ये तो पाकिस्तान का डिलेमा है। यही तो है कि आपने इन जैसे लोगों को जो खरी बात कर सकते हैं, जो बलोच एक्टिविस्ट पे जो बात कर सकते हैं, जो पश्तून एक्टिविस्ट पे बात कर सकते हैं, जो फोर्स कन्वर्जन पे, फोर्स डिसअपीयरेंसेस पे बात करते हैं, आपने उन्हें बोला है कि आप खामोश रहो। तो हम तो बात करेंगे भी, आइन उसे कातिल करार दे रहा है, लेकिन आपके MNA, आपके सियासी लीडर, आपकी आवाम, आपका मीडिया, इकरारुल हसन उसके बेटे को गोद में बिठा के उसे प्रेज करता है, आप उसे हीरो बना रहे हैं, आप उसके मकबरे बना रहे हैं। ये किस कदर बड़ा तजाद है माशरे में, किस कदर बड़ा तजाद है। तो हमारे से तो नफ़रत वो भी अच्छा, फर्जी फर्ज समझते हैं, फरीज़ा है उनका। अच्छा, किसी को अगर देखना हो ना कि गजनी ने कैसे सोमनाथ पे अटैक किया था फॉर मोर देन 10 टाइम्स, वहाँ से जितना सोना था, इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स उस वक्त। तो गजनी ने अटैक किया गया, उसने कोई जितना सोना था उस मंदिर से निकाला। आज आपकी किताबों में बताया जाता है, उसको पूरा बाकायदगी से बताया जाता है एज अ हीरो के गजनी हमारे के। और सोमनाथ की फ़तेह का एक चैप्टर है उर्दू में ना, आई थिंक सो 5th में मैंने पढ़ा था या 6th में। अब आप मुझे बताएं कि वो मेरे साथ कोई बच्चा बैठा हो मुसलमान, वो कहे कि यार मेरा बड़ा कौन था, गजनी था, उसने क्या किया, इनके मंदिर पे अटैक किया, ठीक है। और सोमनाथ इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट टू अस, जैसे कि मतलब वही बात है कि वेटिकन सिटी है या मदीना मक्का है। तो अब सोमनाथ पे अगर बताया जाता है कि 11 दफ़ा 12 दफ़ा किसी ने अटैक किया और वहाँ से जितना सोना था वो निकाला है, तो यहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है वो आगे जाके यही सोचेगा, यार मेरे बड़े ने भी यही किया, मैं भी यही करूँगा, मैं भी इनके मंदिर पे अटैक करूँगा, मैं भी वहाँ से सोना निकालूंगा, मैं भी इनके चर्च पे अटैक करूँगा, मैं भी गुरुद्वारे पे अटैक करूँगा। दिस इज़ हाउ यू फीड चाइल्ड और इंजेक्ट करते हो उनको अर्ली एजेस पे। वरना यार 4th या 5th मैंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपने इतना इनसेंसिटिव सब्जेक्ट, इतना इनसेंसिटिव चीज़ पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? मतलब डज दैट इवन मेक अ सेंस? ये लेकिन आप बचपन से, क्योंकि एक बच्चे का वो जो माइंड होता है, उनको जितना अर्ली जो भी चीज़ आप उनको पढ़ाएंगे वो वही सीखेंगे। हम कहते हैं कि मैनर्स इनको बच्चों को अर्ली एज पे आप उनको सिखा दें। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर वो कोई हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो वही बात है कि उन्होंने अगर कोई माइंड सेट डेवलप कर लिया फॉर टिल 12 साल की उम्र तक, उसके बाद आप कुछ भी करें, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग नहीं होती, आप कुछ भी करें, उसके माइंड में यही होगा कि मेरे बड़े ने भी इनका मंदिर अटैक किया था, मैं भी करूँगा। और वो फिर कादर पटेल भी वही बोलेगा, वो अली मोहम्मद खान भी वही बोलेगा। एंड एक और प्राइम मिनिस्टर आकर अगर बोलें कि भाई अब पूरी कौम बैठ के अर्तुगरुल देखे, हाँ, ड्रामे सारे अच्छे हैं, देखें आप शौक से, हाँ ऐसा ड्रामा देखें, ऐसे ड्रामा देखें, गेम ऑफ थ्रोन्स भी देख लें। बट अगर आप एक जहन साजी इस तरह करेंगे कि एक आदमी जो फिक्शनली नॉन मुस्लिम्स को मारकर एक हीरो बन रहा है, तो आप बच्चों को ये बोल रहे हैं ना कि यार एज प्राइम मिनिस्टर मैं आपको बता रहा हूँ अर्तुगरुल देखो और अर्तुगरुल बनो। और वही हुआ कि इवन जब आसिया बीबी को बच्चे जब फांसी लगा रहे थे, उन्हीं रैली में लोग अर्तुगरुल बनकर भी आए हुए थे। हाँ जी, बिकॉज उनके जहन में वो हीरो है ना, यू आर हु योर हीरोज आर, एंड अ पर्सन दैट यू थिंक इज़ योर हीरो इज़ योर प्राइम मिनिस्टर टेल्स यू टू एम्यूलेट दिस पर्सन। आप उनको बता रहे हैं कि यार तुमने सुपरमैन नहीं बनना, तुमने अर्तुगरुल बनना है। सेनेट की एक कमेटी थी, आप जब बात ही कर रहे हैं अर्तुगरुल की, सेनेट की कमेटी में फोर्स कन्वर्जन पे कोई बात चल रही थी और स्पेसिफिक टॉपिक उठा था उस टाइम बहुत ना, ये 2018 जब पीटीआई की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो लाल माली था पीटीआई से ना, उमरकोट की सीट से रिजर्व पे था MNA।
वो पीटीआई का एमएनए है, मतलब वो ऐसे नहीं कि चले पीपल्स पार्टी का हो या नॉन लीग का हो तो आप वैसे तो डिमीन करना तो किसी का सेंस नहीं बनता कि आप उसको उसके मज़हब के बुनियाद पे उसका आप उस पर तंज मारें। तो दिस सेम अली मोहम्मद खान जब उसने बोला कि फोर्स कन्वर्जन पे इस तरह लेजिस्लेशन होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, वो अली मोहम्मद खान के उस कमेटी के रिमार्क्स हैं जो फिर मीडिया पे भी आए कि अब तू हिंदू मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए। मतलब आप अपने पार्टी के बंदे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, एंड देन हाउ यू एक्सपेक्ट के जब लॉ मेकर की रिस्पेक्ट नहीं है तो हम मेरी और इनकी क्या इज़्ज़त होगी कि उसको सेनेट की कमेटी में अमंग अदर मेंबर्स बताया जाता है कि यार अब तू हिंदू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, जस्ट शट अप, एंड दीज आर वाइडली अवेलेबल। मोहम्मद खान ने तो सर तन से जुदा टाइप के ट्वीट्स भी करते अब आप मुझे बताएं, जब तो लाल माली भी कह दिया था असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर, चूड़ा साथी उसको बोला गया, और आप क्या सोच। और ये दुनिया भर के जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और लिबरल्स हैं, दुनिया भर में सारी डेमोक्रेटिक बातें करते हैं, ये उनकी पार्टी है। चले वो पार्टी का, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक इस्लामिक कौंसिल को बनाता है और जिस इस्लामिक कौंसिल का मकसद ही पाकिस्तान के सारे अदारों के एक्शंस को, पॉलिसीज़ को, स्ट्रेटजीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से प्रायोरिटाइज करना है इस्लाम के, उसमें वो एक सारा वक्त इसी काम में लगे रहते हैं ना। इसका मतलब जब आप इस्लामिक सारी आइडियोलॉजी दे देंगे तो जो माइनॉरिटीज़ के अकायद हैं, नज़रियात हैं, तो उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका आप उनको इन्फीरियर कर रहे हैं ना। तो और एक और मैं आपको किस्सा बता देती हूँ। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जो कि बाबर सत्तार साहब ने दी थी, उसका नंबर है PLD 2022 पेज नंबर 228 पे। वो उन्होंने कहा कि भी एक अजीब फ़ैसला आया कि भी जो ये फोर्स कन्वर्शन या अंडर एज मैरिजेस की बात है कि आप कह देते हैं कि ये निकाह गलत है और आप उस बंदे को 3-4 साल के लिए पकड़ कर जेल में डाल देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं निकाह वैलिड है। तो जज साहब ने कहा कि ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, भी आप निकाह को वैलिड कहो और साथ ही फिर अगर निकाह वैलिड है तो फिर वो शौहर हुआ और शौहर को पकड़ के 3-4 साल आप जेल में डाल दो। अब जब उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया तो जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है, होता तो ये कि अगर ऑर्डर गलत था, कानूनी तौर पे गलत था, तो उसका क्या तरीका, उसे चैलेंज किया जाए ना, उसको सेट असाइड करवाया जाए। अब पता था क्योंकि कानूनी तौर पे उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि आप तो दोनों चीज़ें नहीं कर सकते, तो अब उसको कानूनी तौर पे नहीं चैलेंज किया गया इस PLD 2022 को, बल्कि फतवा जारी कर दिया गया कि ये गैर शरई है, ये ऑर्डर गैर शरई है, ये इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ये फतवे जारी कर रही है। तो आप क्या, कहाँ से बेहतरी लाएंगे, कौन सी सोच को बदलेंगे? तो इसीलिए हमारी तो 11 डिमांड्स हैं। सुप्रीम कोर्ट की वो आपको याद नहीं है रिंकल कुमारी का केस, ऑल टाइम फेमस केस फोर्स कन्वर्जन का, तो सलाम है उनके मामा को जिन्होंने इतना केस को उठाया। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बात गई है एंड ऑल द वर्ल्ड वाज वाचिंग सुप्रीम कोर्ट कि कोई पॉजिटिव वहाँ पे आएगा। तो जिस दिन वो फैसला आना था, एंड आप किसी से भी पूछें, अनऑफिशियली किसी भी आप बैरोक्रेट से पूछें या गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछें कि फ़ैसला पेरेंट्स के हक़ में आना था, एंड रिंकल ने कह दिया था कि शी वांट्स टू गो बैक टू द पेरेंट्स, और फैसला जजेस साहिबान देने भी ये वाले थे। और पूरा मुल्क चोक कर दिया, पूरा का पूरा मुल्क आपने बंद कर दिया, पूरा का पूरा आपने जो भी शहराएँ थी और पूरा इस्लामाबाद आपने चोक कर दिया। एंड देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपके जज साहिबान ने वो फ़ैसला देंगे? आपने फिर लिटरली जिस दिन फैसला आना था उन्होंने कहा कि फ़ैसले में कुछ और अमेंडमेंट्स एडिशंस हैं, उन्होंने ये बहाना करके दूसरे दिन तक फ़ैसला ले गए। एंड दूसरे दिन क्या फ़ैसला होगा कि बस रिंकल जो जिनके साथ मज़हब तब्दीली के बाद है तो उनके साथ जाएगी। एंड दिस इज़ हाउ द पीपल जजेस जिनसे हम उम्मीद रखते हैं या जुडिशरी के वो हमें इंसाफ देंगे माइनॉरिटीज़ को या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, वो इस तरीके से प्रेशराइज होते हैं। हमें राशिद रहमान को गोलियां मार दी थी, तो लॉयर्स और जजेस को खड़ा होना चाहिए, नहीं लेकिन वो भी सेफ नहीं है। आप ये जो जड़ा वाला वाक़या, फिर मैं आ जाऊंगी उसमें, आप देखें कि जिस मौलवी ने आधा घंटा मस्जिद में से ऐलानात करके सारे मॉब को इकट्ठा किया, उन्हें उभारा हमला करने के लिए, और जो कुछ भी वहाँ पर हुआ, जिस पूरी दुनिया में जग हंसाई पाकिस्तान की हुई, उस शख्स को भी कल रिहा कर दिया गया।
और आज तक जड़ावाला वाले वाक़ये में किसी को सज़ा नहीं हुई। सब कुछ एविडेंस मौजूद है ना, रिकॉर्ड पे हर चीज़ें मौजूद हैं। 16 अगस्त 2023 को ये वाक़या जड़ावाला में हुआ, जहाँ हमारे 28 चर्चिस जलाए गए, जहाँ पर हमारे बाइबलें सैकड़ों जलाई गई, हमारी बेटियाँ, हमारे ख़ानदान घर किए गए, यानी सब कुछ उनका स्ट्रक्चर तबाह हुआ। हमें क्या दिया गया? एहसान मसीह साहिवाल से गिरफ़्तार हुआ 19 अगस्त को। उसका कोई ताल्लुक़ जड़ावाला से नहीं, ना वो आया। उसको एक पुलिस वाला इस बुनियाद पे गिरफ़्तार करता है कि ये चौक में खड़ा, वो जो वीडियो, जो बेसिक वीडियो थी जो TLP वालों ने बनाई थी और हज़ारों के अकाउंट पे वो शेयर हुई थी, ऑलरेडी पोस्टेड वीडियो, वो उसने टिकटॉक पे रीशेयर किए, बनाई नहीं है। ये पुलिस वाले का इल्ज़ाम है, ये साबित नहीं हुआ। वो पुलिस वाला ASI एहसान मसीह 25 साल का उसको गिरफ़्तार करता है साहिवाल से 19 अगस्त को। और वहाँ पर कोर्ट, अदालत, पुलिस, अदारे इतनी एफिशिएंसी दिखाते हैं कि 10 माह के अंदर एहसान मसीह का इतना फास्ट ट्रायल किया जाता है। और शुरू की FIR में 295C नहीं है, लेकिन उसको सज़ाए मौत सुना दी जाती है। 29 जून 2024 को 10 माह के अरसे में उसको सज़ाए मौत सुनाई जाती है। उसको 22 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उसको 10 लाख का जुर्माना किया जाता है। वो क्रिश्चियन है और मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर में लिख रहा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट ये साबित नहीं कर सकी कि इसने उस अकाउंट पे ये वीडियो शेयर की है। आप तस्लीम कर रहे हैं। ये कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने एहसान मसीह को इतने बड़ी सज़ाएं दिलवाई हैं? जिन्होंने किया उनको आज तक कोई सज़ा नहीं हुई। जिस बच्चे का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मजिस्ट्रेट कह रहा है अपने रिटन ऑर्डर में, ये रिकॉर्ड पे चीज़ है, हमारा अदम तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं बढ़ेगा? हम किसके पास इंसाफ के लिए जाएं कि हमारे ही बच्चे को, हमारी बाइबलें चलाओ, हमारे चर्चिस चलाओ, हमारे स्लीप की बेहुरमती करो, हमारी इबादत गाहों की बेहुरमती करो, और हमारे ही बच्चे को पूरा जड़ावाला का इल्ज़ाम उस पर डाल दिया गया कि ये उसकी वजह से हुआ। और इसके गवाह भी पुलिस वाले, और वो जो ASI जिसने FIR दर्ज की उसको SHO बना दिया गया, उसको एलिवेट कर दिया गया। गजाला जी इससे बड़ी मौकरी और क्या होगी अदालती निज़ाम की? गजाला जी नहीं बता सकेंगी, लेकिन आई लाइक टू टेल अ स्टोरी बिकॉज जड़ावाला का वाक़या हुआ, माइनॉरिटी राइट्स मार्च ने प्रोटेस्ट किया, इधर 3 तलवार पे भी और प्रेस क्लब पे भी। लेकिन हमने सोचा कि इसको लीगली भी लिया जाए, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में सो पिटिशन भी दी। जो भी चीफ साहब ने चीफ बनने से पहले तो बड़े एक्शंस दिखाए थे, लेकिन उसको 5-6 महीने आए थे तो लगा दिए थे उसको जस्ट एक्सेप्ट करने में कि हाँ ये पिटिशन केस के लायक भी है, उठा ही नहीं रहे थे। ये काजी फायज़ ईसा जब तक नहीं थे, जब तक चीफ जस्टिस नहीं थे, ये वहाँ गए, मिसिस को लेकर गए हैं, रोना भी रोया, हमदर्दी भी दिखाई, अल्फाज भी बोले। लेकिन अब जब आप एक ओहदे पे आ गए और सबसे बड़े ओहदे पे आ गए, आप काजी बन गए, आप फायज़ हो गए, आपके नाम में ईसा भी है, अब आप हमारी वो पेटिशन ही नहीं सुन रहे। 5 से 6 महीने तक नंबर ही नहीं लगा, 6 महीने लगे। अच्छा, मैं पेटिशनर हूँ उसमें। लेकिन वी डिड नॉट स्टॉप। ये और हमारे एक और साथी है माइनॉरिटी राइट्स मार्च के, लूक विक्टर, तो वो गए फैसलाबाद। एंड इफ़ यू रिमेंबर, आपने भी ट्वीट की थी कि जब ये दोनों फैसलाबाद गए थे तो ये पास्टर विक्की था जिन पे सारा इल्ज़ाम एक झूठा लगाया गया था। तो ये उनसे हमदर्दी करने गए थे कि अपनी कम्युनिटी के साथ कंसोल करने गए थे। तो वहाँ पे पुलिस को पता चला कि ये आए हैं। अच्छा, आप यकीन करेंगे वो पास्टर को वो चारपाई जो होती है उसके साथ जंजीरों के साथ बांधा गया था, एंड उसको ही वॉज मेंटली इल। तो उसको किस तरीके से ट्रीट, उसके साथ 2 पुलिस वाले हर वक्त होते थे उसके घर की बाउंड्री के अंदर, जिसमें औरतें भी रहती थी, बाल बच्चे भी रहते थे। मैंने लाइव दिखाया था। दिखाया। अच्छा, what happens next? She goes to फैसलाबाद with Luke। पुलिस वाला आता है, पहले वही बात, जब कैमरा चल रही थी तो तमीज़ से, प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इनका फ़ोन किसी तरीके से छीन के वो बंद करते हैं, उसके बाद इन दोनों को उठाते हैं। इन्होंने कहा था कि हम पास्टर विकी को ले जाएंगे।
एंड द थिंग इज़ ही वाज नॉट अक्यूज्ड एनीवेयर ना. तो आप कैसे पुलिस ज़बरदस्ती किसी बंदे को जंजीरों के साथ, ये आपको बता रहे हैं कि हाउ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हाउ द पुलिस ऑफ पंजाब ट्रीट्स माइनॉरिटीज़. तो इनका फ़ोन वगैरह छीना गया और इनको और लूक विक्टर दोनों को बांधा पुलिस में और पुलिस वैन में, और दोनों को अलग अलग. एंड लूक को पता नहीं कहाँ ले गए फॉर 3 आवर्स. जब हमने सारा ट्वीट किया था, आपने भी रीट्वीट की, सब ने की, और उसके बाद HRCP वगैरह जो दूसरे कॉमरेड्स थे या एक्टिविस्ट, सब ने आवाज़ उठाई. और उस टाइम केयर टेकर हुकूमत थी, तो ऑब्वियसली हुई यूज रिसोर्स के पता चले कहाँ हैं. तो लूक के यहाँ पे भी उसको सुझा दिया, यहाँ पे भी बहुत मारा, बहुत मारा. और पुलिस वाले के अल्फाज क्या थे कि आज मतलब ड्यूरिंग द वैन, मतलब उसको वो अपना सर बचा रहा था, दैट्स इट, और बाकी उसको मारे जा रहे थे. वो कह रहे थे कि आज मतलब मेरी जन्नत पक्की है अगर ये मेरे हाथों मरता है. नहीं, ना सिर्फ वो कह रहा था पुलिस वाला कि आज तुझे मार के मैं अपनी जन्नत पक्की करूँगा, बल्कि तुम्हारे जैसे तमाम जो क्रिश्चियन हैं उनका इस धरती पे रहने वो SHO था. अब जस्ट इमेजिन SHO मतलब एक स्पेसिफिक थाने का वो सुप्रीम है. अब वो ये उसका माइंडसेट है. और मारते गए उसको पता नहीं कौन सी अननोन जगह पे लेके गए. एंड इट वाज वेरी डेयरिंग ऑफ हिम कि उसने लाइव लोकेशन खोली हुई थी. पता चला उस टाइम जो भी फिर पुलिस के आला ऑफिशियल्स तक हम पहुँचे और कॉल आउट किया सोशल मीडिया पे आप दोस्तों ने. एंड देन वी फाउंड कि ये सेफ एंड जब साउंड उन्हें है. पता चला और हमें जो वहाँ का SSP आके बात क्या कर रहा है, आप सिंध से यहाँ क्या करने आई हैं? मतलब ये सबसे बड़ा हम पे जो अटैक कर रहे थे, आप सिंध से यहाँ क्या करने आई? सिंध कोई वो एलियन मैंने कहा हो गया कि पंजाब कोई आ नहीं सकता. क्या कही पाबंदी? मैंने तो उन्हें रोका. मैंने कहा पहले तो आप जो सबसे हमें बगावत का लगा रहे थे कि हम वहाँ से आके बगावत पैदा कर रहे हैं. तो हमने पूछा भी अगर सिंध से यहाँ आना जुर्म है तो ये पहले दिखा दें कि मेरा एक साथी जिस पे जुल्म हो रहा है, मैं चाहे वो बलोचिस्तान में हो चाहे कहीं भी हो, मेरी कम्युनिटी का है, मैं कंसोल करने जाऊँगी. पहले यही हमारा जुर्म बनाया जा रहा था कि हम सिंध से क्यों आए, कि मतलब कोई हम आउट ऑफ पाकिस्तान किसी और प्रोविंस से ये गए हैं और उनको कोई हेल्प कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट दे वर डूइंग. तो अगर ये हमने वो कॉल आउट ना किया होता, इनकी भी सोशल मीडिया रीच ना होती, आप जैसे कॉमरेड्स ने ट्वीट ना की होती, आम आदमी के साथ क्या होता, वो तो लिटरली मार देते ना, और पता भी नहीं चलता. और फिर क्या होता कि वही एक मैनिपुलेटेड फैब्रिकेटेड स्टोरी बाहर आती कि लूक विक्टर वाज फाउंड गिल्टी इन दिस एहसन मसीह की तरह. और ये तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी थोड़ी बहुत इक्का दुक्का पहुँच थी कि हमने चलें पुलिस ऑफिशियल्स के कोशिश की पहुँचे. लेकिन अगर एहसन मसीह जैसे लोग जिनकी नहीं पहुंच, उनके साथ या हज़ारों और क्रिश्चियन उसके साथ ये किस तरह का रवैया करते होंगे. और वो आई थिंक सो आपका नेक्स्ट पॉडकास्ट उस पर होना चाहिए. इफ़ यू कैन इनवाइट हिम, इनवाइट नहीं तो अगर आप उस पर बात करते हैं. अहमद नूरानी की फैक्ट फोकस जो रिपोर्ट आई है, तो हाउ योर स्टेट एजेंसीज आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ब्लास्फेमी कैंपेन. और कौन कौन इन्वॉल्व है उसने तो बड़े वाजे नाम भी ले लिए ना. अब तो उसने तो FIA सभी इन्वॉल्व है ना. FIA ने 400 बंदों को, यार बेगुनाह बंदों को आड़े हाथों ले लिया, यंगस्टर्स सारे. उसकी अहमद नूरानी की ये स्टोरी है कि व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ब्लास्फेमस कंटेंट शेयर करता है, किसी ने रिपोर्ट किया कि ये एडमिन को कि यार ये तुम्हारे ग्रुप में ब्लास्फेमस कंटेंट शेयर, उसने बोला क्या, उसने फॉरवर्ड किया, उसने उस पर ब्लास्फेमी लगा दी. ये देखो स्क्रीनशॉट के, इसने व्हाट्सएप पे मुझे ब्लास्फेमस कंटेंट भेजा था. तो आप इंट्रैप कर रहे हो लोगों को, खुद ट्रैप कर आप चाहते हो लोग ब्लास्फेमी करें क्या? अच्छा चले एक और आपको एक ये ब्लास्फेमी तो हमारा सबसे बड़ा एक कांस्टेंट फियर है माइनॉरिटीज़ के लिए. हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा फियरफुल चीज़ बन गई है. बच्चे स्कूल जाते हुए, जॉब्स पे जाते हुए घबराते हैं और बाकायदा वो हमसे इजहार करते हैं. ये एक चीज़ हो गई. और मैं उनका फ़नी रवैया बताऊं, कितना बड़ी ट्रेजिडी हुई 2023 में जड़ावाला 16 अगस्त. उसके बाद जो वहाँ के IG साहब हैं, क्रिसमस ट्री बनाया एक बड़ा, और जाके वहाँ खड़े होके तो कह रही है क्रिश्चियन आए और इसके साथ तस्वीरें बनाएं और खुशी मनाएं. ये IG साहब, ये वो IG साहब है ना जो जड़ावाला के बाद भी मौलवियों के साथ खड़े. हाँ जी, उन्हीं लोगों के साथ. आई थिंक सो अभी भी वही है. सेम ही इज द फेवरेट किड. उस्मान अनवर. हाँ, ये ऐसा ही कुछ नाम है, मुझे नाम नहीं याद, बट ही इज द सेम पर्सन जो फेवरेट किड ऑफ द बॉसेस. जब ये हुआ
फिर ये जब वहाँ पहुँचे हैं तो TLP की जो क़यादत थी, जिन्होंने जो ख़ास तौर पे जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो क्रिश्चियन थे, जो बंदा बाहर खड़े होके मॉब को भार रहा था, असिस्टेंट कमिश्नर के जो क्रिश्चियन थे, उसी बंदे के साथ उन्होंने पूरे जड़ावाला का दौरा किया। और जो अभी सरगोदा में हुआ नज़ीर मसीह के साथ, अनफॉर्चुनेट है कि नज़ीर मसीह 35 साल उसने दुबई में जॉब की, 35 साल दुबई में जॉब की, ज़र मुबादला कमाया, सारी अपनी वेल्थ, अपनी सारी मेहनत वो पाकिस्तान में लाके जूतों की फैक्ट्री कायम की। वहाँ बड़ी गलती तो यही है, आप अपनी फैमिली को ले जाता कहीं बाहर। यार उसकी क्या गलती थी? प्रियंका कुमार एक श्रीलंकन सिटीजन पाकिस्तान आता है रोज़गार कमाने भी, उसको तो फिर चले इंसाफ मिल गया ना, क्योंकि हुकूमतों का दबाव था, इंटरनेशनल दबाव था। जान चली गई ना, जान तो चली गई, वो फील सॉरी फॉर दैट, वो बड़ा बैड फेस है हमारा। लेकिन माइनॉरिटीज़ के साथ जो डिफ्रेंशिएट करने वाली बात है ना, वो ये है कि जब माइनॉरिटीज़ के साथ इतने भयानक होता, डिलेड, मैं तो कहती हूँ टोटली डिनाइड कि आपने जड़ावाला में आज तक कोई इंसाफ नहीं हमें दिया। आपने हमारे ही बच्चे को इतनी भयानक सजाएं सुना दी हैं, ना सांगला हिल में, ना कोरिया में, ना शांति नगर में, ना शम्मा शहजाद में। आप ऐसी, अभी एक वीडियो बाहर आई है, वो बच्चा जिसने, एक लड़का 30-35 साल का, जिसने FIR कटवाई जड़ावाला में, वो रोते हुए बता रहा है कि जो कोर्ट में उसी को हथकड़ियाँ जज लगा रहा है। गरीब लोग हैं, डेली वेजिस पे काम करते हैं, वो कोर्ट में हाज़िर नहीं हो सका। उसके वकील ने रीज़न भी दे दी कोर्ट में कि ये नहीं आ सका। जज उसी को पूरा दिन बिठाए रखा, उसको जलील किया, उसको कहा नहीं तुम्हें तो 24 घंटे के लिए जेल जाना है। उनको जानबूझकर इतना तज़हीक की जाती है जिन लोगों ने FIR कटवा दी हुई हैं कि वो तौबा कर लें कि नहीं, पैरवी नहीं करनी। तो हम अगर कानून बदल भी दें, कॉन्स्टिट्यूशन सब बदल दें, हम जो लोग इसमें हैं SHO लेवल, पुलिस लेवल, IG लेवल, कोर्ट लेवल, उनकी जो बचपन से जहन साजी कर दी है जिस तरह से, क्या फ़र्क पड़ता है? अभी आपने बताया SHO ने क्या कहा, अभी आप बता रही थी एक हाई लीगल ऑफिसर ने किसी को धमकी दी कि मैं तुझे यहीं पे दफन कर दूंगा। तो जब एक सर्टेन काइंड ऑफ मेंटालिटी से पूरे मुल्क की आपने जहन साजी की हुई है, तो कानून जो भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो उनको जो सही लगता है वही करेंगे। शहजाद फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इस तरीके से पड़ता है कि एहसन मसीह था, ही कुड नॉट फाइट फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उसी जगह पास्टर गजाला या लूक विक्टर थे, दे फॉट फॉर देमसेल्व्स, और उसी पुलिस वाले के खिलाफ अभी तक सस्पेंड करवाया। वो इलीगल एक्टिविटीज़ है ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ सस्पेंड कराया, और उसके खिलाफ अभी तक केस चल रहा है कि अगेंस्ट हिज लैंग्वेज, जो उसकी थ्रेटनिंग लैंग्वेज थी, अगेंस्ट हिज एक्शंस। तो मसला ये है कि मुझे पता है स्पेस बहुत कम है, हार्डली मैं कहूँगा कि कोई 0.0001% स्पेस हम क्रिएट करें, लेकिन अगर स्पेस क्रिएट करेंगे, आज हम बोलेंगे, अगले साल दो लोग और बोलेंगे। तो इसी तरीके से एटलीस्ट नॉट एन आइडियल पाकिस्तान वी आर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान। आप लोगों को इतनी स्पेस नहीं मिली होगी, मीडिया मेन स्ट्रीम तो छोड़ें, जितनी TLP को मिलती है, जितनी उन लोगों को मिलती है जो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं TLP क्या है। यार उनकी एंगेजमेंट देखो ट्विटर पे, उनके आप नंबर्स देखें, उनके आप देखेंगे पॉडकास्ट लाइन अप कर रहे होते हैं, आप लोग आ जाएं TLP को प्रमोट करें। तो मतलब तो जब मेरी बात सुने, मई में इस पर से राना सनाउल्लाह साहब ने बैन उठाया था ना TLP से, और बाकायदा पैमरा को और मीडिया को कहा गया कि इनको कवरेज दी जाए। जब आपके हुकूमती इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स, ये मई में उस पे से बैन उठाया 2023, और अगस्त में इतना भयानक वाक़या हो गया वहाँ पर, और बाकायदा इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि इसको एज आ सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर किया जाए, प्रमोट किया जाए। पैमरा को लेटर लिखे गए, मीडिया को लिखा गया कि इनको कवरेज दी जाए। तो उनको तो कवरेज मिलनी है, हमारे तो कोई वाक़या भी हो जाता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो उस वाक़े को रिपोर्ट ही नहीं करता। ये तो वी आर थैंकफुल टू सोशल मीडिया कि आज चले हम सोशल मीडिया के थ्रू ही कहीं ना कहीं अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने के लायक हो जाते हैं। और मार्च करने का मकसद भी ये है, हम क्यों रोड पर आए हैं, स्पेस क्रिएट करने के लिए, अपनी आवाज़ अदारों को, लोगों को, और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे हम ख्याल हैं, सिविल सोसाइटी हमारे साथ है,
तो वो लोग हैं जो इंसान को इंसान समझते हैं, मज़हब की बुनियाद पे लोगों से तफरीक नहीं करते, बल्कि एज आ ह्यूमन बीइंग हमें ट्रीट करते हैं। तो हम अपनी लाइफ्स को क्यों रिस्क कर रहे हैं? स्पेस क्रिएट करने के लिए, अपनी आवाज़ अदारों तक पहुंचाने के लिए, एहसान मसीह की आवाज़ बनने के लिए, अनवर कैनत की आवाज़ बनने के लिए, जुनैद हफीज़ की आवाज़ बनने के लिए। बहुत सारे हम एक नफ़रत का पुतला भी बना रहे हैं, बहुत कुछ होगा वहाँ पर। हम क्रिसमस ट्री जो IG साहब ने कहा कि तस्वीरें बनाएं, हम अपना हम लगा रहे हैं, लेकिन वो जला हुआ कराची, लेकिन वो जला हुआ ट्री होगा, जला हुआ ट्री, क्योंकि हमारे तो दिल जले ना। आप कैसे एक क्रिसमस ट्री बना के हमारा मजाक उड़ा सकते हैं कि आएँ इसके साथ तस्वीरें बनाएं? कौन से मसाक सेंटर आपने बनाए हैं और वहाँ उन मसाक सेंटर्स का फ़ायदा क्या है? किस ना सरगोदा में आपने किसी को सज़ा दी, आपने सारे के सारे जड़ावाला के लोग आपने रिलीज़ कर दिए हैं। हमारे क्रिश्चियनों को, हमारे साथ ट्रेजिडी हुई, हमारे ही 55 लोग गिरफ़्तार हुए, हमारा ही नौजवान जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है जड़ावाला से, उसको सज़ाए मौत का हुक्मनामे जारी कर दिए गए। तो आपकी पॉडकास्ट के ज़रिए हम अपने जो वो व्यूअर्स हैं जो इंसानों को इंसान समझते हैं, मज़हब की लेंस से नहीं लोगों को देखते, बल्कि इंसानियत, एहतराम इंसानियत उनका पैशन है, उनकी सोच है, उनका ख़्याल है, उनका किरदार है। वो 11 अगस्त को आएँ हमारे साथ, इतवार का दिन है, फ्रेयर हॉल में हम सब इकट्ठे होंगे और विक्टिम्स की ज़बानी ज़रूर सुनिए, जिनको इब्हाम भी है। मैं कराची वालों से तो ख़ास दरख्वास्त करूँगी, और भी कहीं से कोई आना चाहता है, बी अ पार्ट ऑफ इट। आई वांट टू ऐड समथिंग कि ये आज हमने सोशल मीडिया पे डाली है कि हम 33 डिफरेंट केसेस में 47 विक्टिम्स को हमने डिस्कस किया। कोई भी जो पॉडकास्ट देखेगा शायद 2-3 दिन बाद पोस्ट हो, लेकिन उनको वो मालूम होगा कि 2021 से 2024 तक कितने हिंदूज़ एंड क्रिश्चियंस। उसमें आप यकीन करेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं वो आपके 70 to 80% ऑफ द केसेस आपके पंजाब में, और पंजाब में भी आप लिटरली ये नहीं कि केसेस सिर्फ किसी आपके सिविल एविएशन के अथॉरिटीज़, हमने पोस्ट किया कि कैसे वीडियो पे दे आर फाउंड अक्यूजिंग पीपल कि आप इधर उनकी बात नहीं मान रहे तो उन पे ब्लास्फेमी लगा दें। अपनी आंखों के सामने देखा मैं, इत्तेहाद एमिरेट्स वन ऑफ दोज। तो वो जो बंदा है, अब मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि या तो उसने मुझे पहचान लिया और उसको मुझसे कोई मसला था, उसने एक फ़ालतू मसला क्रिएट कर दिया लैपटॉप के ऊपर, जो लैपटॉप यू कम्प्लीटली अलाउड टू टेक। उसने बोला मैं तो करूँगा। उसका हायर अप का भी हायर अप आया, उसने बोला ये तो इशू नहीं है, एंड द हायर अप से हायर अप वाज क्रिश्चियन। उसने उसको सिर्फ ये घूरा है, और ये जूनियर से जूनियर लेवल, एंड द गाय हु वाज अबव वाज हेल्पलेस। एंड लाइक आई कुड अंडरस्टैंड कि ये रिलीजन की जो प्रिविलेज है उसने उनकी जॉब की हायरार्की भी बदल दी है। बिल्कुल, वो इवेंचुअली ठीक हो गया मामला, बट मैं अपनी आंखों के सामने ये देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, और ये इतना जूनियर लेवल आदमी सीनियर लेवल आदमी को कैसे तड़ी करा रहा है। अच्छा, मज़हब जो सुपीरियरिटी है ना, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रही है माइंड्स को। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आई विल नॉट लाइक टू नेम द टेंपल। उसका रीज़न ये कि टेंपल की सेफ्टी के लिए, लेकिन हमने वहाँ पे एक आउटरीच, जिस तरह हम कम्युनिटीज़, चर्चेज़, गुरुद्वारों में जा रहे हैं कि ऑब्वियसली कम्युनिटी को इनवाइट करें कि वो माइनॉरिटी राइट्स मार्च पे आएँ 11 अगस्त को। तो एक टेंपल में हमने एप्लीकेशन दी कि हमें आउटरीच करनी चाहिए, अच्छा क्राउड होता है किसी स्पेसिफिक डे पे। तो वो वहाँ पे जो कमेटी एक होती है जो मैनेज करती है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्पेसिफिक इदारों के लोग होते हैं जो दे शुड देमसेल्व्स एज के कोई प्रीस्ट होता है, तो कोई भजन करने वाला होता है, कोई आरती करने वाला होता है, लेकिन वो स्पेसिफिक इदारों के लोग हैं कि हम मंदिरों में भी ये लोग हैं। एंड सॉरी टू से कि हम मंदिर की सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आपको अलाउ करने। तो मतलब वन ऑफ आवर अगेन डिमांड कि किस तरह हमारे चर्चेज़, हमारे मंदिरों के अंदर भी हमारा कंट्रोल लोकल्स का नहीं रहा, और वहाँ पे भी इन्होंने अपने बंदे प्लांट किए हुए हैं कि यू पीपल कैन नॉट इवन प्रीच योर ओन इश्यूज़, यू कैन नॉट इवन टॉक अबाउट योर ओन इश्यूज़ इन योर ओन जो भी आपके बिलीफ सिस्टम के जगहें हैं, चाहे वो मंदिर हो, गिरजाघर हो, कम्युनिटी सेंटर्स हो, आप अपनी कम्युनिटी में भी बात नहीं कर सकते। वो तो अभी पंजाब में जो FIRs इतनी हुई हैं, हमारे बच्चों ने बाइबल की आयात पोस्ट की हैं अपने सोशल मीडिया पर, बाइबल की आयात अपने फेथ की,
लेकिन उनको बुक कर लिया गया कि ये हमारे अकायद से टकराता है और उन पे FIR कटी हैं सरगोदा में, गोजरा में, शेखुपुरा में। अब तो हम अपने ही दीन की आयात, अपनी मजहबी कुतुब की आयात नहीं पोस्ट कर सकते। सर लोगों के बहुत सारे सवाल थे, लेट्स रन थ्रू दिस क्वेश्चन फॉर भवेश। व्हाई डू आवर अपर क्लास हैव टोटली इग्नोर्ड द फोर्स कन्वर्जन ऑफ हिंदू गर्ल्स even though the people of lower class are continuously giving efforts? Personally I haven't seen a single protest from our upper class. Are they afraid? Yes. मैं कब से आपके पॉडकास्ट में शेड्यूल कास्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न ही ये है कि सबसे ज़्यादा मुतासर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ होती हैं और जो आपका अपर क्लास है ना, क्योंकि वो एलीट क्लास है। इस पर भी हमारी एक डिमांड है कि जैसे कि ये रिजर्व्ड सीट्स दी जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो इस पर सैयद मुज़म्मिल शाह जो एक साथी है, हमारा दोस्त है, उसने एक पॉडकास्ट किया हुआ है या कोई व्लॉग है कि किस तरह एक स्पेसिफिक लोग, एक स्पेसिफिक फैमिली के कुछ हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हर पार्टी में, नॉन लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, PMLF और आई थिंक तो MKM में भी शायद, मतलब एक फैमिली का कहीं का मामा, किसी का भांजा, किसी का चाचा, किसी का बाप, किसी का कुछ, किसी का भाई, मतलब दिस इज़ हाउ जो अपर क्लास हिंदूज़ हैं। अपर क्लास हिंदूज़ बेसिकली बोला जाता है बनिए को, जो कारोबारी बनिया है, सही है, मर्चेंट क्लास है, जिसमें अगर हम हमारी जो 4 कास्ट सिस्टम है उसके हिसाब से जो बेसिक बनिया है, मर्चेंट है, उसको बोला जाता है। तो वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है जो आपकी दलित कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ना भी हो तो नॉन बनिया कम्युनिटी है कि जो इतना ज़्यादा उसका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं है, वो इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है। तो आप देखें ना कि सॉरी टू से विक्टिम्स में भी कभी कभी ये आता है कि अगर इनकी अपनी कोई बच्ची उड़ जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ये रिवर्ट करा लेते हैं, जो केसेस हमने देखे हैं, वी आर हैप्पी, लेकिन ये उतनी एफर्ट्स पुट इन नहीं करते कि अगर किसी गरीब या किसी शेड्यूल कास्ट की बच्ची जाए। प्लीज़ आस्क हिम अबाउट द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग बिल्डिंग कृष्णा टेम्पल इन इस्लामाबाद। कृष्णा टेम्पल पे अगर आपको याद हो 2019 में हमने वो एक ट्रेंड चलाया था, मंदिर तो बनेगा, और वो BBC वगैरह सब ने वो लिया था। मुझे बताएं कि क्या मसला हो जाएगा कि अगर मंदिर बन रहा है कम्युनिटी के पैसों से, सिर्फ हुकूमत ने वहाँ पे ज़मीन दी है, आपके प्राइम मिनिस्टर उस टाइम आई थिंक सो वो ज़मीन दी थी नवाज शरीफ साहब ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, CDA को ज़मीन दी थी, और वो ज़मीन दी नहीं जाती, वो ऑलरेडी अलॉटेड ज़मीन होती है। जब इस्लामाबाद प्लान हुआ था इनिशली ना, अब वो वहाँ पे सारा मसला ये हो गया कि इस्लामाबाद, इस्लाम आबाद, इस्लाम को आबाद करना, तो बट आई थिंक अगर आप CVU पे भी बनाने की कोशिश करें तो आपको नहीं बनाने देंगे। नहीं, वो तो फिर वो कहते हैं ना कि वही जो ये कह रही थी इस्लामिक काउंसिल के थ्रू इन्होंने वो एक क्या लूपहोल्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी दे दी निकाले हैं कि मंदिर रिस्टोर हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं, उन पे रेनोवेट हो सकते हैं जो पुराने ऑलरेडी बने हुए हैं। नया मंदिर नहीं बन सकता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे मैं अपने पैसों से बनाना चाहूँ नहीं बना सकता। ये पता नहीं कौन सी रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब मैं अपने पैसों से भवेश कुमार ज़मीन लेता है, वो अपना मंदिर बनाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बन सकता। एंड दिस इज़ वाई कि वो आपका पूरा जो इस्लामाबाद वाला केस था वो अभी तक पेंडिंग है। Pastor Khazala ji, how do Muslims of Pakistan view Jesus considering he is a revered figure in Islam? Of course हमारे लिए भी वो एक हैसियत रखते हैं प्रॉफिट की, लेकिन एक्शंस में तो आपने कभी नहीं दिखाया। आप मेरा अगर दिल देखे, मेरी आंखों में आंसू आते हैं, आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन। आप कैसे ये जान कह के ये जान छुड़ा देती हैं कि हमारे लिए वो मुकद्दस है। मुकद्दस है तो आप उनकी सलीब का मजाक उड़ाते हैं, आप उनकी बाइबल को जलाते हैं, आप उनकी इबादत गाहों पे जहाँ पर मसीह का नाम लिया जाता है, जिसने पूरी दुनिया को अमन का सबक दिया, उसके लोगों की बेहुरमती करते हैं, उन्हें चूड़ा कहते हैं, हमें डिग्रेड किया जाता है। किस नज़र से हमें देखा जाता है यहाँ पर? आप किस ईसा की बात करते हैं? डोंट से दिस प्लीज। सॉरी अगर मैं सख्त हूं, लेकिन नहीं, हमारे दिल बहुत दुखे हुए हैं। I think people need to hear this. Question for both the guests. Apart from any religious sentiments and ignorance, oppression of women, different minorities, do you think that there is a fundamental flaw within the societal and social structure existing within Pakistan that is responsible for the abuse of human rights, particularly in Pakistan? बिल्कुल, इसीलिए हमारा, मैंने पहले एक निशानदेही भी की, बात भी की है कि हम इस दफ़ा रियासत से ये बात कर रहे हैं कि लॉ के अंदर जो
कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी क्लाजेज हैं। एक तरफ कहते हैं आप बाख्तियार शहरी हैं, दूसरी तरफ हमें तो हमारे नुमाइंदे भी चुनने नहीं दिए जाते। एक तरफ आप कहते हैं कि आप अपना रिलीजन प्रोफेस करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं क्योंकि आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, तो आप क्रिश्चियन हैं, तो आप सदर नहीं बन सकते, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। देयर आर वेरी कंट्राडिक्टिंग क्लासेस इन द लॉ। और हम रियासत से बहुत अदब से और बहुत डायलॉग भी करना चाहते हैं, इस पर डिस्कशन भी करना चाहते हैं कि यहाँ क्योंकि आइन बुनियाद है किसी भी माशरे को तरतीब देने का, अदारों के निज़ाम को चलाने का, पूरे माशरे को चलाने का। तो जब वहाँ से डिस्क्रिमिनेशन जन्म ले रही है, उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इसलिए हमने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज़ की हैं। हम ये मार्च के बाद बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान को, फेडरल को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये सारी जाकर देकर आएंगे। और हम चाहते हैं इस पर डायलॉग शुरू हो, ताकि वहाँ से जब डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगी, यानी एक डिस्क्रिमिनेशन ये देख लें ना, आप इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करते, आपका ओथ जो है वो क्रिश्चियन ने भी उसी इस्लामिक उस पे, जिसको वो मानता नहीं है, उसके बिलीफ पे नहीं है ना वो ओथ, लेकिन उसको उसी के तहत हिंदू को भी क्रिश्चियन को भी ओथ लेना पड़ता है। तो आपने गुंजाइश ही नहीं रखी, आपने सोचा ही नहीं सिख ने भी असेंबली में आना है, क्रिश्चियन ने भी आना है, हिंदू ने भी आना है, तो उसका औथ उसके अकायद के मुताबिक, उसके ईमान के मुताबिक, उसके नज़रियात के मुताबिक होना चाहिए। तो इस वक्त ज़रूरत है कि अगर हम पाकिस्तान को वाक़या ही एक अच्छी और बाइज़्ज़त मकाम दुनिया में दिलाना चाहते हैं, तो हमें सेंसिटिव चीज़ों पर बैठकर डिस्कोर्स करने की ज़रूरत है, डायलॉग करने की ज़रूरत है, जहन तब्दील करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो एक्सट्रीमिज़म बढ़ता जा रहा है इसको रिवर्स किया जा सके। इसमें इंसानियत की जो मोहब्बत की रेडिकलाइजेशन है उसको परवान दिया जाए, नफ़रत की रेडिकलाइजेशन को ख़त्म किया जा सके। Shahzad, the state needs to understand one thing, कि if the marginalized groups, especially the religious minorities, specifically the Hindus in Pakistan, the Christians in Pakistan, the Sikhs in Pakistan, the Parsis in Pakistan, अगर आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे, और जिस तरह इन्होंने बात की कि हमारी जो 11 डिमांड्स हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, आपने कभी इंक्लूसिव और मल्टी डायमेंशन सोसाइटी और प्लूरल सोसाइटी सोची ही नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर, हम एक इवेंट पे थे, मैंने ये बात की थी कि ये तो शुक्र है कि क्रिसमस के दिन पे कायदे हम पैदा हुए, वरना तो इनको क्रिसमस की छुट्टी भी नहीं मिलनी थी ना। हाँ, इसकी भी निशानदेही, सॉरी मैं काट रही हूँ, भूल ना जाऊँ प्लीज़। हमारे जो रिलीजियस सेलिब्रेशंस हैं उस पे हमारे सारे प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं, ईस्टर वाले दिन, गुड फ्राइडे वाले दिन, पाम संडे वाले दिन, इवन क्रिसमस वाले दिन, इवन होली वाले दिन वो एडमिशन टेस्ट रखे होते हैं, एंट्री टेस्ट रखे हुए होते हैं। कितने सालों से एमडी कैट का एक जो बहुत बड़ा टेस्ट होता है पूरे पाकिस्तान में, वो दिवाली से कोलाइड होता है। कितने सालों से ये हो रहा है, डेलिब्रेटली ये किया जाता है। आप यार, आपको नहीं मालूम क्या कि दिवाली का साल पहले डेट, अच्छा हमारा तो वो वाला सीन भी नहीं होता, सॉरी टू से, कि चांद देखेंगे तो फेस्टिवल का पता चलेगा, हमारी डेट्स एक साल पहले फिक्स हो जाती हैं। तो जब आपको पता है कि दिवाली किस दिन पढ़नी है, होली किस दिन पढ़नी है, ईस्टर किस दिन होना है, आपका क्रिसमस किस दिन, आप फिर भी वहाँ पे आप डेलिब्रेटली वहाँ पे है ना कोई ऐसे इवेंट्स करवा देते हैं जहाँ पे बच्चा भी मुतासर होता है। अब कैसे किसी का दूसरे दिन इम्तिहान है एमडी कैट का, जो पूरी ज़िंदगी उसने उस पर मेहनत किया, और वो अपना दिवाली सेलिब्रेट करेगा या सुबह घर में रंगोली बनाएगा, या मतलब जस्ट फॉर द सेक। आपने कभी प्लूरल और इंक्लूसिव सोसाइटी सोची नहीं है, ना ही कभी आपने किसी ड्रामों में देखा होगा कि कोई मनोज कुमार नाम का भी बंदा होगा, कोई भविश कुमार नाम का बंदा होगा, कोई प्रिया कुमारी नाम की बंदी होगी, ना ही कोई क्रिश्चियन होगा स्पेसिफिकली। आपने दूसरों के कल्चर को आने नहीं दिया, एंड दिस हैज़ हैपेंड। आप पंजाब में जाएं, मैं बताऊंगा, मैं हिंदू हूँ, स्पेसिफिकली मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में, वो हैरान हो जाएंगे कि हिंदू होता है, मतलब लिटरली। एंड दिस हैज़ हैपेंड टू मी व्हेन आई वेंट टू वन ऑफ द सिटीज़ इन पंजाब, और वो हैरान हो गए। यार मुल्तान से होली ओरिजिनेट हुई है, आपका जो प्रहलाद मंदिर है मुल्तान से ओरिजिनेट, एक हिंदुओं का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज़ होली, वो मुल्तान से ओरिजिनेट हुआ है, कहीं और से नहीं हुआ है।
लेकिन आपने प्रहलाद मंदिर में उसके पास में बहाउद्दीन ज़करिया की मज़ार है और कैसे कौन नहीं बनने दे रहा। कोर्ट के, पंजाब हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि मंदिर को रिस्टोर किया जाए। क्यों पंजाब गवर्नमेंट बेबस है? वो इज़ स्टॉपिंग देम। कोर्ट के ऑर्डर के बाद कौन चलाता है बहाउद्दीन ज़करिया को? किन की इन्वॉल्वमेंट है? मुल्तान में किन की पॉलिटिकल लीडरशिप है? आप बात तो करें ना। वही जिन्होंने आम काटे ना, आम काटे। आप उसके अलावा कटास राज टेम्पल है, मतलब हमारे लिए इतना वो गजाला जी के इम्पोर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है। शिव जी के आंसू है ना, वो वहाँ पे गिरे थे। आप इसको मिथोलॉजी कह लें, आप कुछ भी कह लें, लेकिन एक अकीदा है उसके हिसाब से उनके आंसू गिरे थे। वो हमारे लिए उतनी अहमियत रखता है जितना गंगा जल है या जितना आबे जमजम है। तो आपने पता है वहाँ पे क्या किया है? वहाँ पे आपने प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज जो पानी बेचती हैं, जैसे कि नेस्ले, एक्वाफिना एक्सेट्रा, आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने वहाँ पे पानी बेचना स्टार्ट किया उस चश्मे से। वो चश्मा था और वो चश्मा इतना उन्होंने पानी बेचा, इतना बोरिंग करते हैं ना, तो वो बोरिंग क्योंकि आप जहाँ भी करें तो जहाँ से पानी होते खींचती है, वो चश्मा सूख गया। तो हमारी एक डिमांड ये है कि हमारे रिलीजियस जो अंडरस्टैंड कि ऐसे पाकिस्तान वर्क नहीं करेगा। यू नीड टू एक्नॉलेज, रिस्पेक्ट एंड इंक्लूड माइनॉरिटीज़ एंड डिसीजन मेकिंग डिस्कोर्स होना चाहिए। और अब नहीं होगा देन वही वाली बात है कि फिर पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही बचेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। ये होना मुश्किल है, हम भी बचेंगे। वो एक बड़ा फेमस कार्टून है कि वो आखिरी जो बेचारा मौलवी फंसा हुआ होता है, उसकी टांग उसके हाथ से लड़ रही होती है। आई थिंक यही एंड है। आई विश देयर वाज समथिंग होपफुल आई कुड ऑफर एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। 11 अगस्त, in the worst of times, I think the only thing that we have is each other. So if there's nothing more that we can do, we can at least find some companionship when we come together and realize we're not alone in our struggle. तो 11 अगस्त को आप लोग जाएं, कम से कम यही दिखा दें कि यार हम एक्नॉलेज करते हैं कि आप लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, और हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, प्रोटेस्ट पे नहीं आ सकते, लड़ नहीं सकते, कुछ बदल नहीं सकते, पर एग्जिस्ट करते हैं हम, यही दिखाने के लिए 11 अगस्त को फ्रे हॉल पे आप लोग आएँ। किस टाइम? 3 बजे फ्रेयर हॉल। अच्छा, संडे वाला दिन। कराची के अलावा इस्लामाबाद में भी हो रहा है 11 अगस्त को और 4 बजे। सखर में भी हो रहा है 11 अगस्त को 5 बजे। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब पे हो रहा है और सखर में वहाँ पे आई एम नॉट श्योर अबाउट द लोकेशन, लेकिन सखर में हो ज़रूर रहा है। एंड हमारे सोशल मीडिया से जो भी जुड़े होंगे उनको पता चल जाएगा। लाहौर में भी हो रहा है, लेकिन वो ब्लैक डे एक हंगर स्ट्राइक कर रही है एक दिन पहले, और फिर उस दिन इसको ब्लैक डे के तौर पर माइनॉरिटी राइट्स मार्च 3 शहरों में बर वक्त होगा। में हम कर रहे हैं। तो ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर educating us, and thank you everybody for listening. Take care. Khudafis.